नमस्कार, प्रणाम, हेलो देयर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या जो भी टाइम पे आप इसे देख रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के टॉपिक को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं ये टॉपिक मुझे काफ़ी पसंद आया और मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए था। सो इसलिए हमें इसे डाला है। आज हम सीखने वाले हैं स्टोरी टेलिंग एंड yeah, I should have been prepared with this. So आज हम सीखने वाले हैं स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम एक कहानी ही तो सुना रहे हैं। आपको लग सकता है कि पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग का क्या काम है? और आप बिल्कुल गलत होंगे अगर आप कहेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग का कोई काम नहीं है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। कहानियाँ ये भी डिसाइड करती है कि हम हमारी पूरी ज़िंदगी में क्या करेंगे, कौन बनेंगे, ओके? हम किस तरीके के घर में रहेंगे, किस तरीके की ज़िंदगी जिएँगे, किस तरीके के पार्टनर चुनेंगे, ये सब कहीं पे कहानियों ने डिसाइड किया है हमारे लिए। डिज़्नी की कहानियाँ सुन के लड़कियों ने डिसाइड किया है कि भाई उनको एक राजकुमार चाहिए जो यू नो एक घोड़े पे बैठ के आए, या फिर एक ऐसा राजकुमार जो बहुत पैसे वाला हो, बड़ी गाड़ी में आए, घोड़ा नहीं तो फरारी ही सही। सो एक रुतबे वाले बैकग्राउंड वाला उन्हें पार्टनर मिलेगा और उनकी जिंदगी एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, एकदम लाइक परफेक्ट हो जाएगी। लड़कों ने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जहाँ पे वो एक मौका आता है जहाँ पे वो कुछ बड़ा करके दिखाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बदल जाती है, जैक इन द बीन स्टॉक की तरह। उन्हें कोई मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा, उन्हें एक गोल्डन मौका मिलेगा। तीन ऐसे बीज मिलेंगे जिनको डालने पे एक बड़ा बीन्स का पेड़ उन्हें मिल जाएगा, उस पे चढ़ के वो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे पैसे ही पैसे हैं, रुतबा ही रुतबा है, सब कुछ अमेजिंग है। सो हम सभी ने जो कहानियां सुनी है, वो कहानियां डिसाइड करती है हम जिंदगी में क्या करेंगे। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप सही से कहानी सुना पाएंगे तो आप किसी इंसान का दिल जीत सकते हैं, किसी बड़े पॉपुलेशन को, बहुत बड़े वर्ग को सामान बेच सकते हैं, ओके, चीजें बेच सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। अगर आप सही से कहानी सुनाएंगे तो आप एक देश का इलेक्शन जीत सकते हैं, वहां के राजा बन सकते हैं, ओके। तो आप कहानी सुना के कुछ भी कर सकते हो। आपको बस कहानी सुनानी आनी चाहिए। और कहानी सुनाने में ना एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। चाहे वो आपकी अपने जिंदगी की कहानी हो या किसी और की कहानी जो आप किसी को सुना रहे हैं, कहानी में हमेशा एक पैटर्न होता है। हजारों सालों से लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग कहानी सुनने के लिए अपने आप कहानी कहने वाले के पास पहुंच जाते हैं, टुंग 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 करके। भले वो मंदिरों में कहानियां सुनाने वाले सूत्रधार हो, पहले पहले के जमाने में जात्रा होता था, नौटंकियां होती थी। नौटंकी शब्द ही कहानी या ड्रामा से आया हुआ है। सो अगर आप भरतनाट्यम देखें या ये सारे डांस फॉर्म्स देखें इंडिया के, ये क्या है? डांस के साथ कहानी सुनाने का प्रयास है। लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कविताएं और भजन, ये सब क्या है? भजनों में भी कितनी सारी कहानियां हैं, तो लोगों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। फिल्में क्या है? फिल्मों में भी कहानियां हैं, ओके। तो लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन क्या सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? नहीं।
लेकिन क्या ऐसा कोई भी है जो फ़िल्में नहीं देखता या जिसने कोई फ़िल्म देखी नहीं हो? नहीं, हर किसी को फ़िल्म देखना अच्छा लगता है, ओके? कहानियाँ हमें याद रहती है आसानी से, कहानी से कुछ हमको सीखने मिलता है। हम जब एक कहानी को सुनते हैं, तब हम उस कहानी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ही ताकतवर चीज़ है। हम कहानी जब सुनते हैं, तब हमें लगता है कि अरे! ये जो कहानी के कैरेक्टर के साथ हो रहा है, ये तो मेरे साथ भी होता है। ओके, ये जो कैरेक्टर फ़ील कर रहा है, ये तो मैं भी फ़ील करता हूँ। ये तो मेरे साथ भी होता है, ये तो सच है। ओके, जब आप एक फ़िल्म की कहानी सुनते हैं या क्या कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी, जब हम कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी देखते हैं, सुनते हैं, रांझना की कहानी देखते हैं, सुनते हैं, कितने सारे लड़के उसके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसके किसी ना किसी एस्पेक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सोचते एग्जैक्टली इसी तरीके से मैंने एक लड़की को चाहा है, एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता हूँ, एग्जैक्टली मैं भी यही करता इस जगह पे। तो हम उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, इतना कि जब वो कैरेक्टर को तकलीफ होती है, हम लॉजिकली जानते हैं कि ये असली तकलीफ नहीं है। हमें फुल टाइम पता होता है कि ये सब नकली है, ये रियल नहीं है। लेकिन उसकी तकलीफ देख के हमको तकलीफ होने लगती है। उसका रोना देख के हमको रोना आ जाता है। ओके, उसको लॉस होता है तो हमें लॉस होने लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि लेट्स से हम एक सीन देख रहे हैं मारपीट वाला, और सामने वाले को एक एक क्रैश से गुजरना पड़ रहा है, या उसको शरीर के किसी सेंसिटिव पार्ट पे जोर से लग गई, और फिर एग्जैक्टली वहीं पे हमारे बॉडी में भी एक हलचल हो जाती है जस्ट वो देख के। ओके, क्रैश से वो गुजर रहा है तो हम भी अपने आंखों को झपका लेते हैं। अगर उसे लाइक अचानक से चाबुक से पीठ पे मारा गया है तो हम भी अपने पीठ को फील कर पाते हैं। ओके, हम उस चीज को देख के हमें लगता है कि ओ माय गॉड, ये मेरे साथ भी हो सकता था। सो जो एम्पैथी कहानी इवोक करती है, वो अमेजिंग है। ओके, और कहानी बताने में यही पावर है। देखो, एक बार आपने किसी को अपने कहानी में अटका लिया, उसका एम्पैथी आपने ले लिया, उससे एम्पैथी ले ली, उसको वो फील कराया जो आप उसे फील कराना चाहते हैं। ओके, आप लेट्स से दर्द में हैं और अपने दर्द की बात कहते हैं कि किस तरीके से आप फेल हुए जिंदगी में, किस तरीके से आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया, दोस्त आपके ऊपर हंस रहे थे, आपके दोस्तों ने आपसे चीटिंग की, गर्लफ्रेंड ने आपसे बुरा बर्ताव किया, या बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया, आपके फोटोज गलत तरीके से इस्तेमाल किए। तो ये सारी चीजें जब आप बताते हैं और अपने दर्द को व्यक्त करते हैं, सामने वाला इंसान बाध्य हो जाता है, फोर्स्ड हो जाता है आपके साथ एम्पथाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद एक बार उसने आपके साथ एम्पथाइज कर दिया, उसका आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। और जब उसका आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है, ओके, तब वो चाहेगा कि अगर वो सुखी है तो आप भी सुखी हो जाओ। ओके, अगर आप दुखी है तो वो ऐसा क्या करे कि आपका दुख कम हो जाए। वो इमोशनल कनेक्ट अगर बन गया तो फिर वो कोशिश करेगा आपके दुख को कम करने की। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं इस चीज को लेके। देखिए, कितने समय ऐसा होता है कि जब जब बड़े दुकानदारों को कोई चीज बेचनी होती है, ओके, एडवर्टाइजमेंट में वो क्या करते हैं, वो आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कैसी होती है, आप ऑफिस से आए हैं, आप थक गए हैं, और पत्नी ने बहुत ही बोरिंग सा खाना बनाया है क्योंकि वो भी बेचारी थक गई है। और तब यू you नो know, तब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि बस आपने एक नंबर घुमाया और डिलिशियस पिज्जा आपके घर आ गया। ये क्या है, एक कहानी है। ये एक एड में एक इंसान के साथ हो रहा है और आप इसे देख के सोचते हैं कि अरे हाँ, मैं भी तो ऑफिस से आता हूँ
और इस लड़के के साथ जैसे मैं भी थक जाता हूँ, और मेरी बीवी भी तो कभी कभी परेशान हो जाती है सारा दिन काम करके, और देखो इसने जो किया एक्चुअली मैं भी वही कर सकता हूँ। तो कहानी के कैरेक्टर्स जो कर रहे हैं वो फिर हमारे लिए टू डू बन जाता है। उन्होंने जैसे प्रॉब्लम सॉल्व की है वही हमारे लिए आइडियल बन जाता है कि हमको वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, स्टोरीज सिर्फ यही नहीं बताते कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी जिंदगी को भी मायने देते हैं। यू नो, दे गिव अस मीनिंग, दे गिव अस इंस्पिरेशन। आपको क्या लगता है हमारे देश में रामायण और महाभारत की कहानियां बार बार दोहरा दोहरा के क्यों कही जाती है? क्योंकि वो कहीं पे हमारे देश के मॉरल स्ट्रक्चर को, ओके, हमारे देश के युवाओं को या हर एक जनरेशन को एक इंस्पिरेशन देती है कि इस तरीके से आपको जीना है, इस तरीके का आपको चॉइस लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी सैक्रिफाइस करते हैं अपने फादर के बेनिफिट के लिए तो आप बहुत अच्छे लड़के हैं या लड़की है। अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हैं। सो इस तरीके से इन सारी कहानियों ने हमारे देश के मॉरल स्ट्रक्चर को संभाला हुआ है, हमें इंस्पायर किया है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। एंड कहानियां हर वक्त सुनाई जा रही है। अभी भी जब आप इंस्टाग्राम पे है या फेसबुक पे है या जहां पे भी आप सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं, वो जब अपने जिंदगी की छोटी छोटी झलक आपको दिखा रहे हैं, कहीं पे वो आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ओके, मुझे याद है शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में एक कहा था कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा है कि बेटा अपने खर्चों को कम मत करो, अपने इनकम को बढ़ाओ। और वो देख के मैं कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी उस मोमेंट पे। मुझे लगा कि अगर शाहरुख खान ये कह रहे हैं, जिसकी कहानी मुझे सुनाई जा रही है, मंत्र मुग्ध करने वाली कहानी के हाउ यू नो बिगर देन बेटर लाइफ, अनलिमिटेड पैसे, अनलिमिटेड गाड़ियां, अनलिमिटेड रुतबा, और इस इंसान ने इस चीज को कैसे किया, अपने मेहनत से किया है। एंड हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वैसी कहानी सुनने के बाद। लेकिन अगर हम वो मंत्र मुग्ध होने से अगर बाहर निकल सके तो तब हम देख पाएंगे कि रियलिटी एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी कहानी में हमें बताई जाती है। आज की जिंदगी में आपको रील्स के द्वारा, सब चीजों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि जब तक कि आपने बिगर देन बेटर लाइफ नहीं बना ली है, जब तक कि आपने मेहनत करके अपनी नंबर वन जिंदगी नहीं बना ली है, तब तक आप बेकार के इंसान हो। ओके, आपको बार बार कहा जाता है कि अगर आप अमीर नहीं हो, ओके, और अमीर का मतलब क्या है? वो इंसान जो कॉमन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पैसे डाल के खरीद सकता है उन चीजों को। कॉमन चीजें कैसे? जैसे कि पर्स, एक पर्स हो गया, लेकिन वो कितने का पर्स है? पर्स तो वैसे कितने का होता है? 200, 100, ओके, 50 का भी पर्स मिल सकता है। ओके, लेकिन वो उस पर्स को क्योंकि शायद वो महंगा है, वो उस पर्स को 20,000 का खरीदता है, और उसके ऊपर गाने बनाए जाते हैं कि फलाना फलाना ब्रांड का मैं सामान खरीदता हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं फलाना फलाना ब्रांड की गाड़ी चलाता हूँ। तो आपको कॉन्स्टेंटली एक कहानी सुनाई जा रही है कि आपको बहुत ज्यादा अमीर होना है, और अगर आप जैसे इम्पॉसिबली अमीर नहीं है मतलब, तो फिर ये आपकी गलती है। आप लेट्स से गरीब घर में पैदा हुए थे, वो तो बहुत सारे लोग होते हैं गरीब घर में पैदा होते हैं, बैड फॉर देम, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो ये आपकी गलती है, ऐसे आपको बार बार कहा जाता है आपको उकसाने के लिए। और फिर ये एक कहानी है कि कैसे मेहनत ने आप ही के जैसे एक गरीब इंसान को, कैसे एक अनयूजुअल हैक ने, हैक यानी कि लाइक एक ऐसी
नॉलेज और ज्ञान जो सबके पास नहीं है। ओके, एक स्पेशल नॉलेज और ज्ञान में आप ही के जैसे एक इंसान को रातों रात अमीर बना दिया। ये कहानी कितनी ज्यादा अपीलिंग है। और अगर आप वो मिलियन डॉलर लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप स्टूपिड है, आप बेवकूफ है, आपके पास हिम्मत नहीं है। और आप में से कितने सारे लोग इस बात को विश्वास करने लगते हैं, है ना? विश्वास नहीं करते इस बात को कि हाँ, मैं स्टूपिड हूँ, हाँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, हाँ, मैं जो भी कहता हूँ वो सिली होता है। आप इस बात को विश्वास करते हैं और इसीलिए फिर आपको लोगों के सामने अपनी बात कहने से डर लगता है। प्रोग्राम में मैं सच में चाहती हूँ कि आप इस बात को पीछे छोड़ दें कि लोग आपको जज करेंगे और उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो नुकसान हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को पीछे छोड़ दें कि अगर लोग आपकी बुराई करेंगे तो फिर आप इस बात को सह नहीं सकेंगे। मैं चाहती हूँ आप इस बात को पीछे छोड़ दें कि आपको खुश होने के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने की जरूरत है। मुझे पता नहीं मैं सक्सेसफुल कितनी हूँ दूसरों के डेफिनेशन से, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन समाज तय करता है, लेकिन खुशियों की डेफिनेशन हम खुद तय करते हैं। और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। और मैं आज जब आपको कहानी सुनाना सिखाऊंगी, तब मैं आपको इसी बात पे एम्फसाइज करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से अपनी कहानियों को एक हैप्पी एंडिंग वाली कहानी बनाई है, क्योंकि हैप्पी एंडिंग सबको पसंद आती है। ओके, सैड एंडिंग से लोग डर जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, और बहुत सारे जगहों पे सैड एंडिंग सुनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सैड एंडिंग्स वाली कहानी नहीं होती, लेकिन सैड एंडिंग्स वाली कहानी ज्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि सैड एंडिंग्स वाली कहानी आपको उत्तेजित करके आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। ओके, बट आई वुड रियली वांट कि आप आज के सेशन से हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां सुनाना सीखें। अपने लिए खुद अपनी जिंदगी की हैप्पी एंडिंग वाली कहानी लिखो, ताकि आप अपनी जिंदगी की खुद हैप्पी एंडिंग वाली कहानी अपने आप लिखकर उसे खुद जी सको। और उसके लिए आपको कोई भी ओवर द टॉप अजीब चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पे हैं, जिस शहर में है, जिन लोगों के बीच है, वहां पे रहकर भी आप अपनी खुद की हैप्पी एंडिंग वाली कहानी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो कितने लोग मेरे साथ हैप्पी एंडिंग वाली कहानी लिखना, सुनना, सीखना चाहते हैं? लिखिए आई चैट बॉक्स पे। चलो, चैट बॉक्स पे जल्दी से आई लिख दो, सो मुझे पता लग जाएगा कि आप मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं और रेडी हैं। ओके, क्या आप रेडी हैं? तो मेरे साथ चैट बॉक्स में आई लिखो। एंड आई होप ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगा। मैंने आपके ग्रुप को एनालाइज करके मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, गहरी सोच रखने वाले लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग गहरी सोच रखने वाले लोग हैं। सो इसलिए लेट्स गेट रेडी। ऑलराइट, सो कहानियां आप सुना के लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से आप एजुकेट कर सकते हैं? आपको याद है विद्या बालन का वो छोटा सा एक एड, जहां पे वो एक बहुत ही सरल सा साड़ी पहन के, चश्मा पहन के गांव में है, और फिर पूछ रहे कि अरे तुम्हारी बेटी वापस से बीमार हो गई? हाँ देखो ना, वापस से बीमार हो गई। फिर उसके बाद बेटी खुले में शौच कर रही है, और फिर वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी बेटी बीमार तो होगी ही, अभी वो खुले में हगने जाएगी, वहां से जो भी मक्खियां है, गंदगी है, वो मक्खियां वो गंदगी उठा के लेके खाने पे आके बैठेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा घर खाना सब दूषित हो जाएगा, वही दूषित चीज तुम अपने परिवार को खिलाओगी, और फिर उसके बाद घर वाले सब दुखी बीमार हो जाएंगे, तकलीफ होगी। ओके, और
इसीलिए तुम्हारे पास शौचालय होना चाहिए। अब वो उसे क्या सुना रही है, वो एक कहानी सुना रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से खुले में शौच से मक्खियां उड़ के खाने में जाके बैठती हैं, फिर उसके बाद वो खाना दूषित करती है, बच्चे के तबीयत को खराब करती है, पैसों का नुकसान करती है, परिवार को दुखी करता है वो। एंड इस तरीके से ये साइकिल होता है। तो विद्या बालन ने उनको एक कहानी सुनाई और एजुकेट किया। वरना डायरेक्टली अगर हम किसी को बोलते हैं कि खुले में शौच करने से लोग बीमार हो जाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे खुले में शौच करने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन विद्या बालन जब वो कहानी के माध्यम से दिखा रही है हमको कि कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हो रहा है, तब हम कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, वैसे अगर वो एकदम हाई फाई कपड़े पहन के आती, चश्मा पहन के आती और स्टाइल के साथ बोलती, आप टॉयलेट नहीं यूज करते, ओ माय गॉड दैट इज सो डाउन मार्केट, अगर ऐसे कहती तो कोई उनकी बात को नहीं सुनता और उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जब वो साधारण यू नो लोगों के साथ कनेक्ट हो रही है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो रही है जो शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनके साथ कनेक्ट होने के लिए उनके जैसे ही वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, वैसी ही भाषा में बात करना पड़ेगा। सो आप कहानी का इस्तेमाल करके एजुकेशन दे सकते हैं। किसी भी चीज के लिए आप सामने वाले को एजुकेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को सिखाना चाहते हैं तो कहानी बेस्ट माध्यम है। भले आपको कुछ भी सिखाना हो, आप अगर साइंस भी सिखा रहे हैं, अगर आप मैथ्स भी सिखा रहे हैं, वहां पे भी आप कहानी डाल सकते हैं। और जैसे ही आप साइंस को भी कहानी के माध्यम में लेके आते हैं, तब लोगों को याद रहता है। ओके, जब आप कहते हैं कि किस तरीके से एडिसन ने बार बार कोशिश की, एडिसन की कहानी आप सुनाते हैं, उनकी कोशिश सुनाते हैं, तब आपको याद रहता है कि लाइट बल्ब एडिसन ने बनाया है, इजंट इट। फिर उसके बाद जब मैं कहूंगी कि फ्लाइट्स किसने बनाई है, पहली मैन्ड एयरक्राफ्ट किसने बनाई है, जरा लिखेंगे, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। वो कौन है जिसने पहला प्लेन बनाया, पहला प्लेन, जमीन से ऊपर उठने वाला प्लेन, वो किसने बनाया है? मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जल्दी जल्दी, हाँ, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है। तो वो कहानी, वो दो भाइयों की कहानी है जो हमें बार बार सुनाई गई है। उनके तकलीफ के बारे में बार बार सुनाया गया है। उन्होंने कैसे, उनकी पहले साइकिल की दुकान थी और वो साइकिल की दुकान में काम करते करते उन्होंने सपना देखा, मेहनत की, 2 साल तक मेहनत की, और फिर जाके राइट ब्रदर्स ने पहली मैन्ड एयरक्राफ्ट बनाई। तो यहाँ पे एक कहानी है, और फिर उसके बाद इस साइंस को याद रखना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। इस नाम को हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस नाम के साथ एक बहुत ही अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है। हर बार जब एजुकेशन में कहानी जुड़ जाती है, तब वो एजुकेशन हमें याद रहती है। ओके, हमें एंटरटेन करती है। फिल्में देखने तो हम सभी जाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं। जोश टॉक्स का फॉलोअरशिप 9 मिलियन है। जोश टॉक्स में क्या है? इंस्पायरिंग कहानियां। ओके, लोगों की इंस्पायरिंग कहानियां, किस तरीके से लोगों ने अपने डिप्रेशन से लड़ाई की, किस तरीके से लोगों ने अपने डिसेबिलिटी से लड़ाई की, उनके शरीर में या उनके दिमाग में कोई डिसेबिलिटी थी और उससे लड़ाई की, किस तरीके से उनको हरा के बिल्कुल जीरो पे ले जाया गया, लेकिन फिर भी वो जीरो से वापस उन्होंने शुरुआत की। ओके, किस तरीके से रिलेशनशिप में उन्हें पीटा गया, मारा गया, लेकिन फिर भी वो उससे बाउंस बैक किए। सो कहानियां हमें कितनी ज्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि मार खाने वाली लड़की, जो लड़की घर पे मार खा रही है या रिलेशनशिप में मार खा रही है, उसके लिए उस कहानी को सुनना कितना ज्यादा इंस्पिरेशन देता होगा, जहाँ पे एक लड़की लड़ी, एक औरत लड़ी और फिर ऑफिसर बन गई। ओके, उसने मेहनत कर करके, उसने इतनी मेहनत की, फिर बाद में वो ऑफिसर बन गई। और ये सारा इंस्पिरेशन एक एविडेंस होता है कि अगर किसी और ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। अगर किसी इंसान ने किया है तो ये हमारे से भी हो सकता है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है।
ओके। सो इनफैक्ट इंस्पायर करके आपको कितने सारे सामान बेचे भी तो जाते हैं कि हे लिसन, मल्टी लेवल मार्केटिंग करके मैं अमीर बन गया, करोड़पति बन गया, मैं तुमको भी करोड़पति बनना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग करके तुम करोड़पति बन जाओगे। मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन अब मेरा बस यही मुद्दा है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तो पैसे कमा के बोर हो गया। आई नो। या ऐसा ऐसे ऐसे लोगों को आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं? डू यू नो सच पीपल? इफ यू नो सच पीपल, राइट के इन द चैट बॉक्स। के का मतलब यू नो सच पीपल। ऐसे लोगों को, ऐसे इन्फ्लुएंस को आप जानते हैं, राइट? जो आपसे कहते हैं, उफ, मैं तो पैसे कमाते कमाते बोर हो गया, अब तो मुझे बस आप लोगों की मदद करनी है। आप लोगों को गरीब देख कर मुझे बहुत बुरा लगता है, तो बस ये कर लो और फिर तुम भी मेरी तरह करोड़पति बन जाओगे। ओह माय गॉड, ये कितना ज्यादा होता है ना। तो हमें लगता है कि अगर किसी और ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। सो कहानियां हमें मंत्र मुग्ध कर देती है दोस्त। और इसलिए चौकन्ने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर, मेरा ये कहना है कि अगर आप आज स्टोरी टेलिंग सीख जाएंगे, तो फिर मैं आशा करती हूँ कि आप गलत स्टोरी टेलिंग में फंसेंगे नहीं। दूसरों को भी नहीं फंसाना है, ऑलराइट? बुरा काम नहीं करना है, ओके? बुरा काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। या एक ही जिंदगी है, बुरा काम क्यों करना है? और ज्यादा से कोई खुश नहीं होता, ऑलराइट? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बहुत सारे अनलिमिटेड कपड़े और बहुत सारी ज्वेलरी, इससे आप खुश होंगे नहीं, ओके? अगर ज्यादा से लोग खुश हो जाते तो इतने सारे अमीर सेलिब्रिटीज ऑनलाइन रमी नहीं बेच रहे होते। ओ माय गॉड। वो भी देख के मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ कुछ मेरे फेवरेट सेलिब्रिटीज, और जब मैं एड में देखती हूँ वो अभी ऑनलाइन रमी बेच रहे हैं, लोगों को ऑनलाइन रमी खेलने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी रमी खेल के? मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि उनके पास तो यू नो जितना वो खा नहीं सकते उससे ज्यादा खाना है, जितना वो पहन नहीं सकते उससे ज्यादा कपड़े हैं, ओके? जितना जितनी जगहों पे वो जा नहीं सकते उससे ज्यादा पैसे है, उससे ज्यादा, इतने ज्यादा पैसे है, उतना ट्रैवल भी वो नहीं कर सकते, उतना तो उनका टाइम भी नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने वो किस चीज के गुलाम बन गए हैं कि उनको दूसरे लोगों को रमी बेचना पड़ रहा है। इजंट इट सैड? देख के बुरा नहीं लगता? If you feel sad about it, like just like me, so just write S in the chat box if you feel sad about it. Okay. So स्टोरी टेलिंग सीखेंगे भी ताकि हम अच्छी कहानियां सुना सके, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ठगने के लिए नहीं। और उस स्टोरी टेलिंग के कंपोनेंट्स भी सीखेंगे हम, ताकि हम जान सके कि सामने वाला कौन से स्टोरी टेलिंग के कंपोनेंट्स हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, हमें पकड़ने के लिए, हमारे हमारे दिमाग को कैप्चर करने के लिए वो स्टोरी टेलिंग को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वो हम सीखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सेंचुरीज से लोग स्टोरी टेलिंग करते आए हैं, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो साथ मिलके काम करते हैं। तो अब ना मैं चाहती हूँ आप नोटबुक पेंसिल अगर हो उसे भी साथ रखो और धीरे से समझो कि एक स्टोरी टेलिंग में क्या कंपोनेंट होते हैं। अगर आपको कहानी सुनानी है, किसी की भी कहानी सुनानी हो, अपने दादा की कहानी, अपने दोस्त की कहानी, तो उसमें तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्लॉट, कुछ कैरेक्टर्स और एक सेटिंग, ओके? सो अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे बताएंगे इसमें से प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है और सेटिंग क्या है, ठीक है? मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। प्लॉट का मतलब है कि वो फ्लो जिसमें कहानी जा रही है, एक फ्लो होना चाहिए। प्लॉट का मतलब एक फ्लो है कि एक स्टार्टिंग, मिडल और एंड। स्टार्टिंग, मिडल और एंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कहानी में। ये फ्लो रहना ही रहना चाहिए, एक स्टार्टिंग, मिडल और एंड, ओके? सिर्फ मिडल और एंड होगा तो अब्रप्ट लगता है, ओके? सिर्फ स्टार्टिंग और मिडल होगा और कोई एंड ही नहीं है तो भी बहुत ज्यादा अब्रट लगता है, इनफैक्ट गुस्सा आता है। अगर कहानी को एंडिंग नहीं मिली
तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो प्लॉट का मतलब होता है वो स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। ओके, यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन। ओके, सो इंट्रोडक्शन, किसी चीज को शुरू करना, बताना कौन कौन थे, कौन सी जगह थी, लोग कैसे थे। ओके, फिर राइजिंग एक्शन, फिर वहां क्या क्या बदलने लगा। फिर उसके बाद क्लाइमैक्स, ओके, लास्ट में क्या हुआ, आखिर में किस तरीके से सब खत्म हुआ। फॉलिंग एक्शन होता है कि सब कुछ बिगड़ रहा था और फिर उसके बाद कैसे चीजें संभलने लगी, और फाइनली रेजोल्यूशन, के प्रॉब्लम सॉल्व कैसा हुआ। ओके, ये होता है प्लॉट, बेसिकली स्टार्टिंग, मिडल और एंड। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स यानी कि इस कहानी में कौन कौन है। कहानी में ह्यूमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कहानी में एनिमल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, कहानी में एलिमेंटल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादातर समय कहानी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के ह्यूमन फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार सूरज और हवा एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, मैं बड़ा, सूरज ने कहा मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, हवा ने कहा मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर उसके बाद उनको प्रूफ करना था कौन ज्यादा ताकतवर है। पहले तो हवा ने एक आदमी को देखा और उसके ऊपर बहुत हवा चलाई, उसके पास एक कंबल था और उसने अपने कंबल को जोर से कस के पकड़ के रखा। हवा ने बहुत हवा चलाई, लेकिन वो कंबल आदमी ने छोड़ा ही नहीं। फिर सूरज ने अपनी तपती गर्मी को बढ़ाया और विद इन अ मिनट आदमी ने उस कंबल को छोड़ दिया। तो इसका मतलब सूरज की गर्मी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ओके, सन एंड विंड, लेकिन इनके पास ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम जानवरों की भी कहानी जब सुनाते हैं, जब हम खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं, तब हम खरगोश को जो बता रहे हैं, असली खरगोश जैसा नहीं होता वो किसी इंसान जैसा होता है कि फुदकने वाला बहुत ज्यादा टैलेंटेड इंसान, वो लड़का जो हमेशा फुदक रहा है, हीरो बन रहा है, आगे भागने की कोशिश करता है, सब लोगों को चिढ़ाता रहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर। और फिर उसके बाद खरगोश उसी जगह पे एक भोला भाला बेचारा मेहनत करने वाला एक कैरेक्टर है, जिसके साथ हम हमारे से बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी सोशल ग्रुप में आपको ऐसे भोले भाले चुपचाप बैठने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे और फुदकने कूदने वाले लोग कम मिलेंगे। तो इमीडिएटली कछुए के साथ आइडेंटिफाई करने वाले लोग मिल जाते हैं, और फिर जब कछुआ जीत जाता है हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन क्या कछुए सच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं कि कछुए चलते जाएंगे? कभी कभी कछुए रुक जाते हैं रियल लाइफ में और फिर निकलेंगे नहीं अपने शेल से, वहीं पे बैठे रहेंगे, घंटों पे घंटों बैठे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कछुए को रेस में डाला तो कछुआ जीतेगा ही, वो रेस पे नहीं भागना भी डिसाइड कर सकता है। तो हम जो भी कैरेक्टर्स है उनमें ह्यूमन क्वालिटीज डालते हैं कहानी में। ओके, सो ह्यूमन क्वालिटीज के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिरी चीज होती है सेटिंग, और सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज्यादातर लोग विजुअल थिंकर्स होते हैं। यानी कि आप कहानी सुनाएंगे ना, तो वो इमीडिएटली अपने दिमाग में एक फोटो बना रहे हैं, कछुआ, जंगल, जंगल में कौन सा टाइम है, कौन सा एनवायरमेंट है, ओके, तापमान कैसा होगा, आवाज किस तरीके की आ रही है जंगल में। सो सेटिंग्स को अच्छे से डिस्क्राइब करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेटिंग्स ही सॉरी सॉरी क्योंकि सेटिंग्स ही आपको अपने ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करने में काम आती है। ठीक है, अगर मुझे मेरे ऑडियंस को मंत्रमुग्ध करना है, तब मुझे उनको डिटेल में लेके जाना है, हिप्नोसिस की तरह। मंत्रमुग्ध मैंने जानबूझ के शब्द यूज किया क्योंकि सेटिंग ही आपको हिप्नोटाइज करने में मदद करती है अपने ऑडियंस को। जब आप सेटिंग डिस्क्राइब करते हैं कि
शाम का वक्त था और रास्ता बिल्कुल खाली था। आसमान में देखो तो चिड़ियाएं उड़ उड़ के अपने अपने घरों में वापस जा रही थी। दूर दूर तक इंसान की कोई आवाज नहीं थी, बस हवा की आवाज चल रही थी। अगर कोई इस बात पे सोचे कि कितना सुहाना मौसम है, मौसम हल्का है तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन अगर कोई इस बात पर ध्यान लाए कि आसपास कोई और इंसान नहीं है और अगर मदद लगी तो मदद करेगा कौन? ऐसे वक्त में अचानक एक जोर से गरजाने की आवाज सुनाई देती है। जोरदार दहाड़ सुनाई देती है जिसमें रूह कांप जाती है। आसपास देखा तो कोई भी इंसान नहीं है। नाउ जैसे ही मैंने आपको ये सेटिंग बताई, when you get involved in the story, you are able to visualize the story. So अच्छे से अच्छे लेखकों में ये क्वालिटी होती है कि भले उनकी कहानी एक्चुअली छोटी सी है, कहानी में एक्चुअली 3 इवेंट्स हुए हैं, ओके, लेकिन उस कहानी को वो लोग ऐसे तरीके से सेटिंग में समझाएंगे कि वो सेटिंग में पढ़ने वाला, सुनने वाला खो जाएगा। तो सेटिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ एंड आई एम होपिंग कि आप इसमें फटाफट प्लॉट, कैरेक्टर और सेटिंग ढूंढ पाएंगे। ओके, सो ये तभी की बात है जब आज से लेके 6 साल पहले मैं एक क्लिनिक में जाती थी काउंसलिंग प्रैक्टिस करने के लिए। और उस क्लिनिक में जो लड़का क्लिनिक का दरवाजा खोल देता था मेरे लिए और दरवाजा मेरा काम हो जाने के बाद बंद कर देता था, उस लड़के का नाम था रमीज। ओके, अच्छा लड़का था। मैं जब भी उससे बात करूं तो वो खुशमिजाज होके बात करता था, भले दोपहर का टाइम हो और रास्ते पे उस वक्त कोई भी नहीं हो और मैंने अगर उसे फोन किया हो कि रमीज आ जाओ क्लिनिक खोल दो, तो भागते भागते आता था चाबी लेकर और क्लिनिक खोल देता था। वापस से भरी दोपहरी में अगर मैं रमीज को कहूँ कि हाँ रमीज अब मेरा काम हो गया है, फोन करके जब मैं उसे बुलाती थी, तो भरी दोपहर हो, ओके, फिर भी वो भागते भागते भरी दोपहर में आता था और फिर रमीज दरवाजे को बंद कर देता था मेरा काम हो जाने के बाद, क्योंकि वही क्लिनिक का केयर टेकर था, इसलिए वही उस काम को करता था। एक दिन मैं क्लिनिक में शाम को गई थी और मैंने देखा कि रमीज पूजा कर रहा है और मुझे चीज बहुत अजीब लगी कि रमीज पूजा क्यों कर रहा है। तो तभी बहुत सारे लोग थे और मैंने रमीज को कुछ पूछा नहीं सबके सामने, लेकिन अगले दिन जब मैं दोपहर को मेरे टाइम के हिसाब से आई थी तो मैंने रमीज को पूछा कि रमीज आप पूजा कर रहे थे, आप मुस्लिम नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो मैंने उनको कहा कि रमीज, तो फिर आपका नाम रमीज कैसे है? ये तो एक बिल्कुल ही पूरा मुस्लिम नाम है, आपका ये नाम कैसे है? तो रमीज ने कहा कि मैडम जब मैं छोटा था ना, तब मैं एक बार रास्ते से मेरे दोस्त के साथ नदी में तैरने गया था। हमारे गांव के वहां पे नदी या झील की बात की थी उसने, और झील में तैरने गया था और अचानक से मैं डूबने लगा। ठीक है, तभी जो मेरा दोस्त था मेरे साथ, उसने अपनी जान की बाजी लगा के उसने मेरी जान बचाई और डूबने से मुझे बचाया और मुझे बाहर निकाला पानी से, और उसके वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। जब मैं 16 साल का हो गया, तब बीमारी के वजह से मेरे उस दोस्त की जान चली गई। मैडम उस दोस्त का नाम रमीज था, मेरा नाम तो श्यामलाल है, लेकिन आज जो मैं जिंदा हूं वो रमीज के वजह से। मैं नहीं चाहता था कि रमीज का नाम इस दुनिया से चला जाए। मेरा होना ही इस वजह से है क्योंकि रमीज ने मुझे जिंदगी दी,
इसलिए जब मैं मुंबई आया तब मैंने सबको बताया कि मेरा नाम रमीज है। मैं चाहता था कि मेरे दोस्त का नाम जिंदा रहे। आज भी मैं उसके माँ बाप का ख्याल रखता हूँ, कब पैसे भेजता हूँ, कई बार उनको गाँव जाता हूँ तो उनसे जाके मिलता हूँ। इसकी वजह से कई बार तकलीफ भी होती है। लोग सोचते हैं मुसलमान है तो हिंदू इलाके में कोई भाड़े पे नहीं रखता, बहुत समय पे लोग काम पे नहीं रखते थे। मुसलमान मान के हिंदू जो काम देने वाले लोग हैं, सेठ है, वो नहीं रखते थे। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे इंसान है, वो ये सब नहीं विश्वास करते। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे धर्म के लोग काम करते हैं, इसलिए उन्होंने कभी मुझे पूछा भी नहीं। लेकिन वो एक दिन चौंक गए जब उन्होंने मुझे एकदम सही से पूजा करते हुए, आरती करते हुए देखा। तो मैंने उनको भी कहानी बताई। उस दिन मैंने जाना कि हीरोज जिंदगी में कहीं पे भी हो सकते हैं और हीरोइक काम कोई भी कर सकता है। चाहे वो वो छोटा लड़का रमीज हो जिसने अपने दोस्त श्यामलाल की जान बचाई, या वो श्यामलाल हो जिसने अपने दोस्त के नाम को जिंदा रखने के लिए अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम सैक्रिफाइस कर दिया, छोड़ दिया पीछे। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। ये कोई झूठी कहानी नहीं है। लेकिन इस कहानी से सीखने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है कि हीरो कहीं पे भी हो सकते हैं, हीरोइक काम कोई भी कर सकता है। ओके देन, अब मुझे बताइए, वैसे तो ये रियल स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है, कितने कैरेक्टर्स हैं? जरा कैरेक्टर्स के नाम बताइए, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। फिर मुझे पहले आप लिखेंगे कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद नाम लिखेंगे कि कितने कैरेक्टर्स है, फिर उसके बाद या मेन कैरेक्टर्स जो जो है इस कहानी के, फिर उसके बाद आप लिखेंगे इस स्टोरी का प्लॉट क्या है, स्टार्टिंग क्या है, मिडल क्या है और एंड क्या है। ठीक है, ये आप सभी लोगों को लिखना है, कैरेक्टर और प्लॉट। स्टार्टिंग मिडल एंड प्लॉट है, और कैरेक्टर्स यानी कि जिन जिन लोगों के बारे में मैंने इस कहानी में आपको बताया है। सो मैं समझ जाऊंगी कि आप भी समझ गए। ओके, नाउ कहानी का कहानी को समझने के लिए एक और तरीका भी हो सकता है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट, थीम और पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम स्ट्रगल दैट द कैरेक्टर्स फेस। वो मेन मुद्दा, वो मेन तकलीफ जो कैरेक्टर फेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि मेरा मेरी जो तकलीफ थी, क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक बंद करना है, क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक बंद करना है, वो एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी। लेकिन फिर इसको सॉल्व करने वाला मुझे एक इंसान मिल गया। फिर उसके बाद हमें मेरे से अटेंशन शिफ्ट होके इस नए कैरेक्टर के ऊपर ध्यान आता है, रमीज के ऊपर। ओके, रमीज के ऊपर ध्यान आता है और उसके स्ट्रगल के बारे में हम जानते हैं, और उसके स्टोरी के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका दोस्त मर जाने के बाद दोस्त के नाम को जिंदा कैसे रखे। ओके, सो दोस्त के नाम को जिंदा रखना उसका प्रॉब्लम था। उसने उस दोस्त को जिंदा रखने के लिए अपना नाम ही बदल दिया। ओके, उसने ये सोचा मेरे दोस्त को मैं ऐसे ही जिंदा रखूंगा, मैं उसको जिंदा रखूंगा, मैं अपने आप को भुला दूंगा। वो भले चला गया हो लेकिन मैं उसको जिंदा रखूंगा, खुद को भुला दूंगा। कितनी बड़ी बात है। ओके, सो उसका सेंट्रल प्रॉब्लम ये था। ओके, एंड उसने इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या तकलीफें रिजॉल्व की। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, दोस्त चला गया, उसको मिस करना, उसको कैसे जिंदा रखना। एक्सटर्नल प्रॉब्लम, मुस्लिम नाम होने की वजह से हिंदू इलाके में काम नहीं मिलना और काम ढूंढते रहना, और जरूर उसे कई बार ऐसा फेस करना पड़ा होगा कि सिर्फ नाम के वजह से वो चीज जो उसको चाहिए उसको नहीं मिली। तो ऐसा हो सकता था वो अपना नाम छोड़ सकता था, अपने पुराने नाम पे आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो टिका रहा। ओके, और इस तरीके से किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती रही। अगर उसने अपने दोस्त का नाम अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई,
तब भी ये कहानी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। ओके ओके, तो उसने अपने दोस्त का नाम ले लिया, ठीक है, फाइन, फेयर इनफ, अच्छी बात है, ले लिया। सो व्हाट? नहीं, सो ये कि जब वो अपने दोस्त का नाम लेता है उसके बाद भी उसे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उसके बाद भी वो इस काम को जारी रखता है, उसके बाद भी वो सही डिसीजन लेता रहता है जो उसे लगता है सही है, दैट इज दोस्त के नाम को जिंदा रखना। और फिर डिफिकल्ट काम करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलता है, फाइनली उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। ठीक है, थीम है, द अंडरलाइंग मैसेज, जो अंडरलाइंग स्टोरी है कि हिम्मत का काम करना, ओके, दोस्ती निभाना, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, ओके, मेरा दोस्त मेरे लिए सब कुछ है, दोस्त के चले जाने के बाद भी दोस्ती निभाना। सो ये जो अंडरलाइन थीम है, और फिर पॉइंट ऑफ व्यू वो दिखाता है, कहानी किसके पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है। तो अब आप मुझे बताइए कि रमीज की कहानी मैंने किसके पर्सपेक्टिव से सुनाई है? okay? किसके नजरिए से? रमीज की कहानी कौन सुना रहा है? ओके, क्या रमीज खुद सुना रहा है? जो दोस्त गुजर गया, क्या वो उसके पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है? क्या उस कहानी को मैं सुना रही हूँ, थर्ड पर्सन, लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से मैं सुना रही हूँ? सो कहानी को कौन सुना रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। कहानी को सुनाने वाला सूत्रधार कौन है, पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज को बदल देता है। ओके, अगर मैं एक कहानी सुना रही हूँ, छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं क्लास में, ओके, अब उस चीज को मैं एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगी, अलग तरीके से सुनाऊंगी, टीचर के पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगी, अलग तरीके से सुनाऊंगी, और अगर बच्चे की पर्सपेक्टिव से सुनाऊंगी उस कहानी को, मैं क्लास में गया था और फिर उसके बाद उस दिन तो मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा ही नहीं, और अलग ही जाके बैठा रहा, वो इसलिए क्योंकि उस दिन उसने एक नया कंपास बॉक्स लाया था, और वो नया कंपास बॉक्स वो दूसरों को दिखा के उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उसको मुझसे दोस्ती करनी ही नहीं थी, उसको मेरी कोई वैल्यू ही नहीं थी उस दिन। ओके, सेम चीज को एक टीचर अलग तरीके से सुनाएंगे कि आज मेरे क्लास में एक बच्चा है, ओके, उसको हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स एक जगह पे बैठता ही नहीं है, अलग अलग जगह पे जाके बैठेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स को वो डिस्टर्ब करता रहेगा, कभी कोई नई चीज लेके आएगा, सबको दिखाने लगेगा, परेशान करेगा। ओके, सो अलग अलग लोग सेम सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से बताते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। जितने आपको अभी तक समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, सो राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, if you are able to connect with me and you're able to understand this, write yes in the chat box. और अगर समझने में डिफिकल्टी हो रही है, एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स, सो राइट डी इन द चैट बॉक्स। डिटेल में जाना है, डी लिखो, सब समझ में आ रहा है, यस लिखो। ओके, स्टाइल, किस भाषा से सुनाई जा रही है, टोन, स्पीड, नरेशन की टेक्निक, ये सब भी आता है। ओके, मैं आपको बाय द एंड ऑफ इट ड्रामेटिक्स भी सिखाऊंगी आज के स्टोरी टेलिंग सेशन में, कि ड्रामेटिक्स का इस्तेमाल करके आप कैसे सामने वालों का पूरा अटेंशन खींच सकते हैं। ऑलराइट, फिर कहानी में कई बार सिंबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कन्वे करने के लिए, कि एक बार जैसे हम कितनी बार कहानी सुनाते हैं कि एक बार मोमबत्ती और लाइट बल्ब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। लाइट बल्ब ने मोमबत्ती को कहा, तुम किसी काम के हो ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी कितने दिन की है, ओके, तुम किस काम आते, किस काम के हो, किसी काम के नहीं हो। ओके, और ऐसा लाइट बल्ब ने कहा नहीं कि फ्यूज उड़ गया, और फ्यूज उड़ जाने के बाद इमीडिएटली मालिक ने मोमबत्ती जलाई और फिर कहा थैंक गॉड घर पे मोमबत्ती थी, और वो फ्यूज उड़ गया था, वो बल्ब खराब हो गया, और तभी के तभी बल्ब को कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। तो कहानी का सारांश ये है, अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, तो जिनके बुरे दिन है या जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो लोग डिफिकल्ट पोजीशन में है, उनका मजाक नहीं उड़ाने का। ओके, अब यहाँ पे इस बात को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है इस कहानी में। ओके, सो इसका मतलब है सिंबोलिज्म। कई बार
हम किसी को कोई बात डायरेक्टली बोलेंगे कि देखो तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं तो दूसरों का मजाक मत उड़ाओ, तो वो लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्यों मजाक नहीं उड़ाओ। ओके, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ओके, क्या दिक्कत है। ऑलराइट, तो ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने एक एड देखा था ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब ना एवरीवन, आप में से कितने सारे लोग ऑनलाइन अपनी खरीदी हुई चीजों का फोटो डालते हैं। टेल मी ऑनेस्टली, अगर आप करते हैं कि आप वो फोटो डालते हैं, आपने क्या खरीदा है उसका फोटो, राइट पी इन द चैट बॉक्स। अगर आपने जो जो खरीदा है उसका फोटो अगर आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे जा डालते हैं, या फिर आप कहीं पे घूमने गए हैं उस चीज का डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, राइट पी इन द चैट बॉक्स। ओके, तो मैंने कुछ दिनों पहले ये एड देखा था कि किस तरीके से एक लड़की एक नए सामान को खरीदती है, उसका फोटो डालती है, तो फिर लोग उसके बर्थ डेट को नोट कर लेते हैं, उसके सामान के लोकेशन को नोट कर लेते हैं, उसके घर के लोकेशन को नोट कर लेते हैं, जहाँ उसने जो जो फोटोज डाले उसके सारे फोटोज से ही उसका पूरा कत्था चिट्ठा सब निकल जाता है। इन सारे इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हैकर उसके बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं और उसका सारा पैसा गायब हो जाता है। अब अगर आप किसी को डायरेक्टली कहेंगे कि अरे यार तुम इतना अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मत डालो, ओके, ये अच्छी बात नहीं है, तुमको ऑनलाइन इतना सब पर्सनल नहीं डालना चाहिए, तो लोग भड़क जाएंगे, बोलेंगे माई लाइफ माई रूल्स, जो भी मुझे करना है वो मैं करूंगी, मुझे कोई नहीं बोलेगा मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है, यू डोंट कंट्रोल माई लाइफ, ये सब बोलने लगेंगे, डिफेंसिव हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम उनको एक कहानी सुनाएंगे ना कि किस तरीके से एक लड़की थी जो तुम्हारी ही जैसी थी, ऑनलाइन फोटोज बहुत डालती थी, और फिर उसके बाद उसके ऑनलाइन फोटोज की वजह से ही उसका सब कुछ हैक हो गया, ऑलराइट, तो तब उसे लग सकता है कि हाँ ये तो मेरे ही जैसी है, और फिर वो उस चीज से समझ सकती है। ओके, और राइट, वेरी गुड, लेट्स गो। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेन और पेंसिल लेके इसे नोट डाउन करके रखना। जोसेफ कैम्पबेल ने बहुत सारी माइथोलॉजीज को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि हर कहानी में, हर कहानी यानी कि हर कहानी माने टोटली एवरी सिंगल कहानी में तीन हिस्से होते हैं। ऑलराइट, वो तीन हिस्से होते हैं, वो है हीरो का पर्सनल एरिया, सेफ जोन, जहाँ पे हीरो रहता है, फिर उसके बाद हीरो का जर्नी इनटू द अननोन, ओके, जहाँ पे वो बाहर निकलता है, कुछ करने को बाहर जाता है, कुछ डिफिकल्टीज फेस करता है, कुछ चैलेंजेस को ओवरकम करता है, कुछ विलन्स को हराता है, थोड़ा उसका खुद का नुकसान होता है, जो भी है, फिर वो उसकी जर्नी होती है, और फिर उसके बाद वो घर वापस लौटता है। ओके, सो इन सारी चीजों से होती है हीरोज जर्नी। और आप किसी भी कहानी को ले लीजिए, ओके, उसके अंदर आपको हीरोज जर्नी जरूर मिलेगी, और हीरोज जर्नी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप अमेजिंग कहानियां सुना सकते हैं। ओके, आपको अगर कोई भी अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी है, उसको आप हीरोज जर्नी फॉर्मेट में अगर सुनाएंगे तो आप एक बहुत ही अमेजिंग कहानी सुना पाएंगे। हीरोज जर्नी का फायदा ये है, कहानी बिल्कुल अच्छे फ्लो में जाती है, स्ट्रक्चर रहता है, कोहेसिव होती है, रिलेटेबल होती है, उसमें मीनिंग अच्छे से निकल के बाहर आता है, और लोग हीरोज जर्नी ही सुनना चाहते हैं। लोगों को यही सुनना है कि ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया जा सकता है। आर यू विथ मी? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जब कई सौ साल पहले, कई सौ साल पहले जब हमारे पूर्वज जस्ट पेड़ों से नीचे उतरे होंगे, ओके, और हमारे पूर्वजों ने बंदर वाली जिंदगी छोड़ दी होगी, ओके, या फिर जो भी है जंगलों से बाहर निकले होंगे, तब उनको माइग्रेट करना पड़ता था।
ठीक है, उनको माइग्रेटरी बनना पड़ता था, एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग इतने खाऊ माऊ लोग थे, जहां पे भी रहते थे वहां का सब कुछ खा पी के साफ कर देते थे, फिर वहां पे कुछ रहता ही नहीं था, फिर उनको माइग्रेट करना पड़ता था। तो इंसान जब तक कि खेती बाड़ी नहीं सीखे तब तक उनको माइग्रेटरी लोग बनना पड़ता था। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। ओके, माइग्रेशन में बहुत सारे लोगों को साथ में लेके एक जगह से एक दूसरे अननोन जगह पे जाना है, और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे अगर लेके जाना है तो उनको कन्विंस करना होगा कि दूसरे जगह पे जाना पॉसिबल है, वरना वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, वरना वो बोलेंगे कि नहीं हमको यहीं रहना है, जहां पे जितने देर तक पानी है हम उतने देर तक रहेंगे। उनको कितना भी समझाओ कि अरे लेकिन ये पानी सूख जाएगा, ये तालाब में पूरा पानी नहीं रहेगा, जब गर्मी पड़ेगी ये तालाब का पानी सूख जाएगा, हमें उस इलाके तक जाना है जहां पे गर्मी में भी पानी मिलेगा। ओके, तो इस बात को कन्विंस करने के लिए उनको कहानी सुनानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले मेरा चाचा था, वो भी तुम्हारे जैसे था, और वो भी तुम्हारे ही जैसा चलता था, दौड़ता था, भागता था, और फिर वो ये माइग्रेटरी काम कर चुका है, और उसने माइग्रेट करने के बाद उसे पानी मिल गया और वो बच गया और वो ज्यादा जिया। ओके, सो इंसानों को जीते रहने के लिए एविडेंस चाहिए होता है, और कहानियां वही एविडेंस देती है। तो होंगे हमारी किसी भी कहानी में होता है एक डिपार्चर, यानी कि वो सेफ जोन जहां पे हम रहते थे उसमें से बाहर निकलना है, फिर उसके बाद इनिशिएशन होना है, और फिर उसके बाद रिटर्न आना है। रमीज की कहानी में मतलब जो पहले श्यामलाल था, वो पहले श्यामलाल था, उसकी जिंदगी अच्छी थी, और फिर पैसों के लिए उसको अपना गांव छोड़ना पड़ा, और उसने अपने नए नाम रमीज के साथ अपना गांव छोड़ा। ओके, उसने नए नाम को धारण किया, नई आइडेंटिटी रमीज आइडेंटिटी के साथ उसने अपने गांव को छोड़ा, और फिर उसका इनिशिएशन हुआ। इनिशिएशन यानी कि वो सारी दिक्कतें जो उसने फेस की, जो भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आई, और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम्स फेस करके उसको नौकरी मिली, और फिर उसने वो नौकरी से पैसों से अपने फैमिली का ख्याल रखा, अपने दोस्त के फैमिली का ख्याल रखा। सो इन अ वे उसका रिटर्न हुआ जहाँ पे वो वापस, जहाँ पे वो ओरिजिनली रहता था, उस जगह के साथ वो कनेक्ट हो पाया, उस जगह के साथ उस जगह पे वो वापस आया। लेकिन अब जब वो वापस आया तब वो बदल चुका था। तो कैम्पबेल की हीरोज जर्नी में ये 3 पार्ट होते हैं। डिपार्चर, जहां पे भी हो, सेफ जोन जो भी है आपका, उससे आपको बाहर निकलना है, फिर बाहर जाके दुनिया देखनी है, और दुनिया देख के जब आप बदल जाएंगे, इनिशिएशन होके आप जब बदल जाएंगे, तब आपको बाहर नहीं रहना है, वापस अपने घर वापस लौटना है। ओके, अब हीरोज जर्नी को कई तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ा गया है, और राइट, छोटे छोटे हिस्सों में काटा गया है, जहां पे लेट्स से मैं आपको हीरोज जर्नी अभी सिखाती हूँ क्वीन फिल्म की कहानी के साथ। क्वीन सबने देखी है, किसी ने क्वीन नहीं देखी है? राइट, एन इन द चैट बॉक्स। क्वीन नहीं देखी है, या दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी है? चलो मैं दोनों एग्जाम्पल से आपको हीरोज जर्नी समझाऊंगी। ओके, दोनों में से एक तो देखी होगी। ऑलराइट, सो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस कहानी में, आई एम होपिंग आपने देखी है, आई एम होपिंग मैं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हो गई और पुराने फिल्म का एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, ये तो देखी होगी। इस फिल्म में सिमरन लाम की एक लड़की है जो यूके में रहती है। पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनरी लाइफ। ओके, और उसके डैड बहुत ज्यादा भारतीय है, यूके में रहने के बाद भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, और बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन है। उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ओके, फिर उसके बाद उसको बताया जाता है कि तुमको इंडिया जाके शादी करनी है, भले तुम यूके में बड़ी हुई हो, अभी ये सब भूल जाओ, तुमको इंडिया में जाके रोटियां पकानी है, सरसों का साग बनाना है, सैंडविच खाना भूल जाओ, अब सरसों का साग, मकई की रोटी, ये होने वाला है तुम्हारा लाइफ।
तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये एक सिचुएशन आता है, तब उसको एक कॉल फॉर एडवेंचर, उसके दोस्त यूरोप घूमने जाने वाले हैं और उसको भी मौका मिलता है कि क्या वो यूरोप घूमने जाएगी। ओके, पहले तो उसे लगता है कि बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। थर्ड, रिफ्यूजल टू द कॉल, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे, बाबूजी कभी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर उसके बाद वो सोचती है नहीं, लेट मी गिव इट अ ट्राई। ओके, उसकी मॉम उसे कन्विंस करती है, मीटिंग द मेंटर। ओके, उसकी मॉम से कर नहीं नहीं चलो कोशिश तो करके देखते हैं, तुम कोशिश करो, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को कभी भी एडजस्ट नहीं करना पड़े, तुम कोशिश करो। और फिर उसके बाद वो लोग बाबूजी से परमिशन लेके क्रॉसिंग द फर्स्ट थ्रेशोल्ड। फिर फर्स्ट थ्रेशोल्ड यानी कि वो अपने यूके की लाइफ छोड़ के अपने दोस्तों के साथ ट्रेन में करके अब वो जाएगी। ऑलराइट, जब वो ट्रेन में जाती है, उसने फर्स्ट थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है सिमरन ने, और पॉइंट नंबर 6 पे आए हैं, टेस्ट एलाइज एंड एनिमीज। तो उसको एलाइज, टेस्ट एंड एनिमीज, पहला टेस्ट उसका है, उसकी ट्रेन छूटने वाली है, उसके दोस्त आगे चले गए हैं और ट्रेन छूटने वाली है, और उसको एक लड़का मिलता है। वो लड़का उसे ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, उसका हाथ पकड़ के उसे ट्रेन पे खींच लेता है, तो उसका एलाय है। लेकिन वो लड़का उसको परेशान भी कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, तो वो उसका एनिमी भी है। ओके, और कॉन्स्टेंटली उसके सामने अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, दोस्तों से बिछड़ रही है, वहां पे वो लड़का एलाय भी है और एनिमी भी है। हर बार अलग अलग प्रॉब्लम्स वो फेस करती है यूरोप के टूर में, और वो लड़का उसका साथ भी देता है और उसके साथ मस्ती करके उसको परेशान भी करता है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 7, अप्रोच द इनर मोस्ट केव, यानी कि वो जो गाना है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। तो वहां पे वो, दैट इज द पॉइंट जहां पे वो अपने आप में सोचने लगती है, ये एक पॉइंट है जहां हीरो अंदर जाके सोचता है। इनर मोस्ट केव यानी कि अंदर जाके वो बदलाव आना, वो अंदर जाके सोचती है कि व्हाट, मुझे तो राज से प्यार हो गया है, मुझे राज से प्यार हो गया है, और उसे अंदर जाके ये रियलाइज होता है। फिर उसके बाद उसके पिताजी को पता चलने पे उसे और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, और फिर वो प्रॉब्लम्स फेस करते करते यूके से इंडिया आ जाती है। वहां जाके राज भी उसे मिल जाता है कि अरे राज भी आ गया है, अब दोनों मिलके प्रॉब्लम से एक साथ लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आखिरकार दोनों को लड़ाई करने का रिवॉर्ड मिलता है। ओके, लड़ाई करने का रिवॉर्ड ये है कि बाबूजी मान जाते हैं, एंड देन वो ट्रेन में वापस चढ़ जाती है। जैसे पहले वो ट्रेन उसकी छूट रही थी और राज ने उसने ट्रेन पे खींच लिया, सो फिर वापस से उसके यूके वाली लाइफ की ट्रेन छूट रही होती है, और फिर वापस से उसे यूके वाली लाइफ में वापस आने का ट्रेन मिल जाता है, और अपनी जो यूके वाली लाइफ वो जीना चाहती है, फ्री होके जीना चाहती है, वो इंडिया वाली लाइफ नहीं जीना चाहती, वो यूके वाली लाइफ जीना चाहती है, और वो वापस से उस ट्रेन में चढ़ के राज के साथ, राज के फादर के साथ यूरोप, यूके वापस आ जाती है। सो नाउ इफ यू सी, दिस इज द एंटायर हीरोज जर्नी। यही चीज क्वीन में, क्वीन फिल्म में कंगना के साथ हुई है। वो एक बहुत ही साधारण सी लड़की है, उस जिसकी शादी तय हो गई है, साधारण हलवाई की बेटी है, अपने फादर को दुकान में मदद करती है, सब कुछ एकदम नॉर्मल नॉर्मल सा चल रहा है। और तब उसके साथ अचानक से बुरा ये होता है, उसका फियांसे उसे कहता है अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ओके, अब ये उसका कॉल टू एक्शन हो गया है, सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और तब जाके उसकी दादी वो बहुत दुखी हो जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, सबसे ना बोल देती है, तो रिफ्यूजल टू द कॉल। फिर उसकी दादी उसको बोलती है कि अरे तो क्या हुआ, तुम कर सकती हो, और फिर उसकी दादी उसको मोटिवेट करती है। फिर उसके बाद वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए रेडी हो जाती है कि वो वाला हनीमून, पेरिस का हनीमून जहां पे वो अपने फियांसे के साथ जाने वाली थी, अब वो क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, वो पेरिस के हनीमून पे अकेले जाने को रेडी हो जाती है। पेरिस में पहुंचती है
होटल ढूंढना, वहां पे जाना, रहना, वहां पे कुछ उसको दुश्मन मिलते हैं, उसका पर्स चोरी हो जाता है, कुछ उसको दोस्त मिलते हैं, जहाँ पे एक लड़की जो होटल में काम करती है वो उसकी दोस्त बन जाती है, उसको कई सारे टेस्ट फेस करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद उसको she gets a chance to go to the innermost cave। वो धीरे धीरे जैसे बदल रही है, एकदम दारू पी के टल्ली हो गई, फिर उसके बाद उसे एक मौका मिलता है वो अंदर जाके अपने आप को समझे कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, जो चीजें उसने नहीं की है वो चीजें करने की वो कोशिश करती है, कि कुकिंग कंपटीशन में भाग लेती है, गोलगप्पे बनाती है, ओके, और इनर मोस्ट केव में जाके अपने आप को चैलेंज करती है और वो बदल जाती है, इतनी बदल जाती है कि जब वापस से वो लड़का जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जब उसे वो वापस से कहता है अच्छा ठीक है चलो चलो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, चलो लेट्स गेट बैक टुगेदर, तब वो उसे मना कर देती है। ओके, क्वीन में कंगना उस लड़के को मना कर देती है, और उसका रिवॉर्ड क्या है? उसका रिवॉर्ड है कॉन्फिडेंस और फ्रीडम। अब वो अपने घर वापस लौटी है। ओके, अब वो पेरिस में नहीं है, पेरिस में जाके वो सेटल नहीं हो गई। ओके, वहां पे पेरिस में जाके वो सेटल हो जाती तो हीरोज जर्नी कभी पूरी ही नहीं होती, इसलिए उसका घर वापस लौटना जरूरी है। अगर वो पेरिस में जाके सेटल हो जाती, उसको पेरिस में जाके हीरो मिल जाता दूसरा, और उसके प्रेम के चक्कर में फंस गई है, तो स्टोरी अटपटी हो जाती। स्टोरी के कंप्लीशन के लिए बदल के उसका घर लौटना जरूरी है। कैन यू सी द कनेक्शन इन द हीरोज जर्नी? ऐसे आप किसी भी कहानी को लेंगे उसमें आपको हीरोज जर्नी जरूर मिलेगी, जिसमें होता है कॉल टू एडवेंचर, कुछ बड़ा करना, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, पहले तो बोलता है नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, फिर उसको एक मेंटर मिलता है जो उसको जाके पुश करता है, बोलता है कर सकते हो, एक फेरी गॉड मदर मिलती है, या समबडी जो आके कहते हैं नो यू कैन डू इट, आई एम विथ यू। सिंड्रेला की कहानी में भी आपको सेम थीम सेम फ्लो मिलेगा। फिर उसके बाद क्रॉसिंग द थ्रेश होल्ड, वो काम करना जिस काम को करने से हमें डर लगता है, ऐसी जगह पे जाना जो हमारे सेफ जोन के बाहर है, परीक्षाएं देना, दोस्त बनाना, दुश्मनों से लड़ना, अंदर जाके कॉन्टेम्पलेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कॉन्टेम्पलेट नहीं करोगे, अंदर नहीं जाओगे, तो बदलोगे कैसे? अंदर जाके अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ओके, जब हम अंदर जाके चुपचाप होके बैठते हैं, अपने इनर मोस्ट केव में जाके अकेले मेडिटेट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तब हमें पता लगता है कि अगर हम फेमस होना चाहते हैं तो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम किसी समुदाय के लोगों से नफरत कर रहे हैं तो कौन सा डर बैठा है हमारे मन के अंदर। ओके, अगर हम किसी इंसान को कुत्ते की तरह प्यार करते हैं, सीरियसली कुत्ते की तरह प्यार करते हैं, मतलब कुत्ता कितना वफादार होता है अपने मालिक के साथ। ओके, मालिक कितना भी बुरा बर्ताव करे या फिर खाना नहीं दे एक दिन कुत्ता, लेकिन फिर भी उसके पास बड़े दांत होते हुए भी, नाखून होते हुए मालिक के ऊपर हमला नहीं कर देता। ओके, पावर होते हुए भी अपने पावर को सबड्यू करके रखता है। तो हम कुत्ते की तरह एक इंसान को प्यार करते हैं, लेकिन क्यों? क्यों? अपने इनर मोस्ट केव में जाके आपको जाके इन सवालों का जवाब मिलेगा। ये सवालों का जवाब पाने में कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई दोस्त, कोई मेंटोर आपको एनकरेज कर सकते हैं कि जाओ अपने इनॉर्मस केव में जाओ, कुछ सही सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल चेंज तो ना अकेले ही आती है, और तभी जाके कहानी में दम आता है। अब कहानी में ना ऑर्डियल और रिवॉर्ड का एक फ्लो होते रहना चाहिए। एक कहानी ऑफ कोर्स उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसे सॉल्व करना है, ओके, लेकिन बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम्स एंड छोटा सोल्यूशन, छोटा प्रॉब्लम छोटा सोल्यूशन, छोटा प्रॉब्लम छोटा सोल्यूशन, ये होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रानी की कहानी, आई डोंट नो उसका नाम रानी है, क्वीन में, या आई थिंक उसका नाम रानी है, राइट, कंगना का नाम रानी है क्वीन में। तो अगर हम कंगना की स्टोरी देखेंगे, रानी की स्टोरी देखेंगे क्वीन में, उसका मेजर प्रॉब्लम है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है एक लड़के द्वारा, उसकी शादी टूट गई है, लेकिन
इस कहानी में उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, छोटे प्रॉब्लम छोटे सोल्यूशन, जैसे कि होटल को ढूंढना, होटल में सेटल होना, उसका बैग चोरी हो जाना, चोरी करने की कोशिश की जाना, फिर वो अपने बैग को बचाने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद उसका मजाक उड़ाया जाता है, होटल रेस्टोरेंट का मालिक उसे डांटता है कि ये कोई तरीका है पिज्जा खाने का, ये कोई तरीका नहीं है। फिर उसके बाद वो कंपटीशन में भाग लेती है और उसको खाना बना के दिखाती है कि देखो मुझे किस तरीके से आता है। तो बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम छोटे सॉल्यूशंस है, और इनसे इन चीजों को कर करके वो बदल रही है। ऑलराइट, और फिर द जर्नी बैक टू देयर ओरिजिनल वर्ल्ड, अब अपने दुनिया में जब वो वापस आते हैं तो बदल के आते हैं, हमेशा के लिए वो बदल गए हैं। ओके, वो एकदम हार जाने वाले थे, लेकिन वहां से वो वापस लौटे, इसलिए रिजरेक्शन। कुछ बहुत गलत होने वाला था लेकिन वहां से वो बच गए, इसलिए रेजरेक्शन। ओके, एंड रिटर्न विद द एलिक्सियर, जब जब वो वापस लौटे हैं तब वो किसी, अब जब वो वापस लौटे हैं तब किसी महान चीज को लेके वो वापस लौटे हैं। ऑलराइट, सो रिटर्न विद द एलिक्सियर, एक किसी महान नॉलेज को लेके वापस लौटे हैं, किसी महान इंसाइट को लेके, कोई कोई एक महान चीज को लेके वो वापस लौटे, कोई नायाब हीरा। ऑलराइट, अब मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया है, हीरोज जर्नी। इसी चीज को फॉलो करके, इस पैटर्न को फॉलो करके आप अपनी कहानी लिखेंगे भी और उसे सुनाएंगे भी। और इस बार मैं आपको टाइम लिमिट नहीं दूंगी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लिमिट नहीं दूंगी, मतलब 4 मिनट में सुना देना अपनी कहानी। अच्छा चलो 5 मिनट, 5 मिनट का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। आई डोंट नो 5 मिनट का वीडियो वैसे अपलोड करना अलाउड है क्या टेलीग्राम में, आई डोंट नो है क्या। अगर नहीं है तो जो भी मैक्सिमम लिमिट है टेलीग्राम का, अपनी कहानी बनाना हीरोज जर्नी का पैटर्न फॉलो करके और फिर उसको सुनाना। ऑलराइट, अब हमारे देश की सबसे महान कहानी, क्या हमारे देश की सबसे महान कहानी हीरोज जर्नी का पैटर्न फॉलो करती है? क्या लगता है? यस, नो, जल्दी से मुझे यस या नो लिखो। क्या हमारे देश की महान कहानी हीरोज जर्नी वाला पैटर्न फॉलो करती है? इसी से आपको पता लग जाएगा कि हीरोज जर्नी कितनी बड़ी चीज है। बाय फॉर यस, एन फॉर नो। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो जब भगवान राम जन्मे तब वो 4 भाइयों में से एक है। परिवार में सब कुछ सही यही से चल रहा है, वो सबसे बड़े हैं, पिताजी बहुत प्यार करते हैं। घर पे तीन माताएं हैं, सब प्यार कर रही हैं, सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी है? ओके, राजकुमार राम को? नहीं, राजकुमार राम की जिंदगी बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजकुमार राम को। ओके, क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो भगवान है? नहीं, यहाँ तक तो उन्होंने भगवान जैसा कुछ नहीं किया है। लेकिन तभी ओके, विश्वामित्र मुनि उनके पिताजी के दरबार आते हैं और कहते हैं कि मुझे चाहिए आपका बेटा राम, मुझे राम की जरूरत है। ये क्या है? कॉल फॉर एक्शन। यहाँ पे आए राम के लिए जो रिक्वेस्ट किया गया है यही है कॉल फॉर एक्शन, जिस चीज के लिए पहले तो उनके पिताजी मना कर देते हैं। पिताजी कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, राम तो छोटा लड़का है, वो एक छोटा लड़का होके, छोटा राजकुमार होके इतने बड़ी राक्षसी को कैसे मार सकता है। आप चिंता मत कीजिए महर्षि विश्वामित्र, मैं आपकी मदद करूंगा। तो दशरथ जी, राजा दशरथ कहते हैं कि मैं कर लूंगा ये काम आपके लिए। लेकिन विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, और विश्वामित्र जी को नाराज कर नहीं सकते, मतलब उनके फैमिली के साथ विश्वामित्र उनके फैमिली के साथ बड़े लव हेट के रिलेशनशिप्स रहे हैं, जहाँ पे विश्वामित्र के साथ पंगा लेने पर उनके फैमिली में राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ गंवाना पड़ चुका है। तो इसलिए वो विश्वामित्र को दुखी भी नहीं करना चाहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं ठीक है, राम को जाने दो, आप विश्वास रखो विश्वामित्र के ऊपर, मैं जानता हूँ उसको एक्चुअली
ओके, वो ऐसे लगते हैं बड़े टफ इंसान है, लेकिन उनके उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, आपका बेटा अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और मैंने भी आपके बेटे को सिखाया है, पढ़ाया है, मैं जानता हूँ वो क्या कर सकता है, निश्चिंत होके उनको भेज दो। और फिर राम का इनिशिएशन होता है, राम भगवान राम फिर उसके बाद ताड़का का वध करने के लिए जाते हैं। ओके, कॉल टू एडवेंचर में तो पहले ऑर्डिनरी वर्ल्ड था, फिर उसके बाद विश्वामित्र आए और कहे चलो एडवेंचर पे, पिताजी ने रिफ्यूजल टू कॉल कर दिया। फिर उसके बाद यू नो मेंटर द्वारा कोच किए जाने पे, या फिर गुरु वशिष्ठ द्वारा बताने जाने पे वो बाहर निकलते हैं। ओके, एंड फिर क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड, वो विश्वामित्र के साथ ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल में जाते हैं, जंगल में जाके वो वहां पे लड़ाई करते हैं, ताड़का को मार देते हैं। और फिर वहीं पे कहानी रुकती नहीं है, उनको बहुत सारे एलाइज भी मिलते हैं। टेस्ट एंड एलाइज का जो सीक्वेंस है इसमें उसके बाद रामायण में शुरू हो जाता है कि टेस्ट एंड कहीं पे दोस्त बन रहे हैं, कि उन्होंने अहिल्या माता अहिल्या को का उद्धार किया है, एक दोस्त बन गया है, मतलब एक एक एलाई बन गया है। एलाई यानी कि दोस्त, किसी के साथ अच्छा रिलेशन बनना। फिर उसके बाद वो जा रहे हैं मिथिला, मिथिला में जाके वहां पे राजा जनक के साथ अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं। फिर अचानक राम धनुष तोड़ देने के बाद, शिव धनुष तोड़ देने के बाद परशुराम के साथ उनकी एनिमिटी शुरू हो रही है, परशुराम आके गुस्सा हो रहा है, फिर अपने व्यवहार से उन्होंने परशुराम को अपना दोस्त बना लिया। ऐसे ये चलता रहता है, चलता रहता है। इफ यू वुड सी के अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं। उनको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। रिवॉर्ड मिलना यानी कि उस समय की जो सबसे बड़ी देवी है, देवी सीता है, महालक्ष्मी का रूप है, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है। अगेन अगर कहानी यहीं पे रुक जाएगी तो कहानी में दम नहीं रहेगा। तो एक और अभी ये प्रॉब्लम शुरू करना है, अभी सेटिंग में वापस से हम हीरोज जर्नी में, अभी तो वो घर वापस आ गए, सब हो गया, लेकिन अभी वापस से हीरोज जर्नी शुरू होती है कि सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन कैकई को मंथरा बातें सुनाने लगती है, कहती है अरे तुम्हारा पोजीशन प्रॉब्लम में है। और फिर उसके बाद वापस से राम को कहा जाता है कि बेटा तुमको मेरा प्रॉमिस पूरा करने के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। नाउ देर इज अ कॉल टू एडवेंचर। ओके, कॉल टू एडवेंचर में अगेन रिफ्यूजल टू कॉल है। जरूरी नहीं है कि सेंट्रल कैरेक्टर ही मना करेगा रिफ्यूजल टू कॉल, दूसरे भी मना कर सकते हैं। ओके, लक्ष्मण भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम लड़ेंगे, ऐसा क्यों है, हमें लड़ना चाहिए, ऐसे कैसे हम आसानी से छोड़ दे, आपको ही राजा होना चाहिए। ओके, दशरथ खुद भी चाहते हैं कि अगर राम तुम मेरी बात नहीं भी मानो तो मुझे चलेगा, तुम मत जाओ, तुम कैसे जा सकते हो, तुम नहीं मानो मेरी बात। सो ऑल्दो वो कह रहे हैं तुम करो, लेकिन ये भी सिचुएशन है। ओके, फिर ही क्रॉसेस ओवर द थ्रेशहोल्ड के अपने गुरु से बात करके और सब कुछ करके वो सीता को लेके अपने भाई को लेके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाके उन्होंने बहुत सारे दिक्कतों को देखा, बहुत सारे दिक्कतों को फेस किया, राक्षसों के साथ लड़ाई की। और फिर उसके बाद उनकी पत्नी का एब्डक्शन हो जा रहा है, रावण आके उनकी पत्नी को ले जा रहा है। और फिर वहां जाके वो बहुत सारे एलाइज एंड एनिमीज नए नए बना रहे हैं। एनिमीज जहाँ पे राक्षस उनके एनिमीज बन गए, वहां पे उनको वानर सेना मिल रही है उनके एलाइज बनने के लिए, दोस्त बनने के लिए। ओके, शबरी मिलती है उनसे, शबरी उनको और कुछ नई चीजें भक्ति भाव के बारे में सिखाती है। तो ये सारे अलग अलग अनुभव हो रहे हैं, और वो अपने अनुभवों से और ज्यादा एनरिच हो रहे हैं। अगेन बार बार एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन, एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन। आप अगर कहानी को खींचना चाहते हैं तो उसमें ये फ्लक्चुएशन होते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगना चाहिए कि अरे ये प्रॉब्लम का अभी क्या सोल्यूशन होगा, ऐसे क्या होगा, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर उसका सोल्यूशन आना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, लेकिन फिर उसका सोल्यूशन दिखना चाहिए।
तभी जाके आप सुनने वालों का इंटरेस्ट मेंटेन कर सकेंगे। अब कहानी राम से आ जाती है हनुमान के ऊपर, अभी सेंट्रल कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। हनुमान जी किस तरीके से लंका में जा रहे हैं, हनुमान जी का भी सेम एम फेस जा रहा है। हनुमान जी भी डाउट में है, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तब जाके जामवंत आके उनको बोलते हैं तुम कर सकते हो, तुम कूद के जा सकते हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति छुपी हुई है। सेम चीज रिपीट हो रही है कि एक मेंटोर आके आपको इनिशिएट कर रहा है, कॉन्फिडेंस दिला रहा है, और तब जाके आप एक इम्पॉसिबल काम करते हैं, लंका में जाते हैं, लंका जलाते हैं, और फिर वहां से माता सीता की अंगूठी लेके वापस आते हैं। श्री माता सीता से अंगूठी लेते हैं, लंका जला देते हैं, और फिर राम जी को आके वापस लौटाते हैं। राम जी बहुत खुश हो जाते हैं, लड़ाई की तैयारी होती है। अगेन एक ही हीरोज जर्नी में ये कहानी इतनी महान क्यों है, क्योंकि एक कहानी में कितने सारे हीरोज जर्नी छुपे हुए हैं। बार बार हीरोज जर्नी आपको सुनने को मिल रही है इस कहानी में। बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिल रहा है। हर एक कैरेक्टर धीरे 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 ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हर एक सेंट्रल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और इस चीज को देखना और बदल पाना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। ओके, सब कुछ हो जाने के बाद अयोध्या वापस आना, कोरोनेशन, राजा बन जाना। ओके, ऑल ऑफ दीज स्टोरीज हैव द हीरोज जर्नी। ऑल राइट, ओके, अभी तक हीरोज जर्नी को लेके आपकी क्लैरिटी कितनी है आउट ऑफ 10? इस चीज को जरा चैट बॉक्स पे लिखिए। ओके, मैं जानना चाहती हूँ हीरोज जर्नी को लेके आपकी क्लैरिटी कितनी है आउट ऑफ 10। लाइक 10 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, कितना है? जरा मैं देखूं आप सभी लोगों के। ये है आपके सामने हीरोज जर्नी वाला स्लाइड, मैं फिर से बता रही हूँ, ये रहा हीरोज जर्नी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक बार इस चीज को लेके आप कंफर्म हो जाएंगे ना, आप आराम से कहानी लिख लोगे, अमेजिंग कहानियां सुनाओगे। आपकी कहानी सुनने के लिए लोग आपके पास चू 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 करके आ जाएंगे, और आप कहेंगे प्लीज कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। और आप अपनी कहानियों से लोगों को कुछ भी करने के लिए राजी कर पाएंगे, कुछ भी। तो फिर ना, कुछ अच्छा करने के लिए राजी करवाना, ठीक है ना, कुछ बुरा करने के लिए राजी मत कराना। ओके, देखियो, न्यूक्लियर पावर अच्छी चीज है या बुरी चीज है, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये किसके हाथ में है। ऑलराइट, तो ठीक उसी तरीके से हीरोज जर्नी, स्टोरी टेलिंग, ये जो भी टूल्स मैं आपको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, मैं तो यही आशा करती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा काम करेंगे। मुझे मुझे विश्वास है कि दुनिया में ज्यादातर लोग ना अच्छे होते हैं, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। ऐसा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे ये लगे कि दुनिया में सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग बुरे हैं उनके बुरा होने का एक कारण है, लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। ओके, और आप और मैं उन लोगों में से है, और अच्छे लोगों के हाथ में अगर शक्ति आए तो वो अच्छा काम करेंगे। तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स कि 10 ऑन 10 सबको समझ में आया है आज की मेरी बात। अब लास्ट पार्ट है ड्रामेटिक्स। ओके, थोड़ा सा ही रह गया है आज के सेशन में। ड्रामेटिक्स इज किसी भी कहानी को सुनाते वक्त, ओके, उस कहानी में लोगों का अटेंशन खींचने के लिए आपका उनको इमोशंस अलग अलग फील कराना जरूरी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि कितने सारे लोगों को भेलपूरी अच्छी लगती है। क्यों? जब हम आंखें बंद करके भेलपूरी खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या जाता है? हमारे मुंह में एक बॉम्ब फूट जाता है टेस्ट का। हम कहीं पे नमकीन खा रहे हैं, कहीं पे कुछ कुरकुरा खा रहे हैं, कहीं पे थोड़ी मिर्ची है, तीखा लग गया, फिर हमें खजूर इमली की चटनी टेस्ट में आती है, मीठा लग गया। सो इतने सारे जो
अलग अलग टेस्ट है, वो मुंह में जाते ही इट इज एन अमेजिंग स्टिम्युलेटिंग फीलिंग फॉर द ब्रेन। ब्रेन के अंदर पटाखे फूटने लगे हैं दिवाली के। ओके, ऐसा अनुभव होता है। सो कहानी में भी अगर आप फ्लैट होके एक कहानी सुनाओगे तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। ओके, वो फिर ऐसा हो जाएगा कि आलू खा रहे हैं बिना नमक के। ऑलराइट, बिना नमक के आलू भी कितना बेकार लगेगा, है ना? कितना भी उसमें स्टार्च होने दो। ओके, क्या बिना नमक के आलू अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही आपकी कहानी को आप फ्लैट होके नहीं सुना सकते। जब आप जो भी बात कह रहे हैं उस बात को बताने के लिए वैसे भाव साथ में होना जरूरी है। तो जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हनुमान जी आए और उन्होंने बहुत सारी औरतों में से उस आ, क्या बोलते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे एक रोती हुई महिला को देखा, तब वो समझ गए कि इस पूरी लंका नगरी में सिर्फ एक ही औरत रो रही है, तो ये जरूर माता सीता होगी। ओके, और उन्हें देखकर उनका दिल फूट पड़ा आंसुओं से, क्योंकि पूरी लंका नगरी में हर कोई हंस रहा था, गा रहा था, गुनगुना रहा था, मेकअप कर रहा था, नाच रहा था। बस वृक्ष के नीचे बैठ के अकेले अकेले एक ही औरत रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे रोता हुए देख के किसी का भी कलेजा फट पड़ता। नाउ, जब आप इस दुख को डिस्क्राइब करते हैं, तब आप हंसते हंसते नहीं डिस्क्राइब कर सकते। इस दुख को डिस्क्राइब करते वक्त आप गुस्से के साथ नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, इस दुख को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दुखी होके ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो जो भी आपका कंटेंट है उसके साथ आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस को मॉड्यूलेट करना है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत आसान है। बस 6 सिंपल एक्सप्रेशंस याद रखिए। 6 सिंपल एक्सप्रेशन। खुश, जहां पे बत्ती सी बाहर निकल जाती है, आंखें छोटी हो जाती है, आंखों के एंड पे क्रोस फीड बन जाते हैं, खुश। सैडनेस, जहां पे पूरा एक्सप्रेशन नीचे की तरफ गिर जाता है, चेहरे के मसल्स गिर जाते हैं, शोल्डर्स गिर जाते हैं, दुखी, आंखें नीचे आ जाती है, मुंह नीचे हो जाता है। ओके, कभी कभार आईब्रोज ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन आंखें नीचे की तरफ आएंगी। ओके, आईब्रोज पास आके ऊपर की तरफ जाएंगे, नजदीक आके ऊपर की। कैसे कैसे हुआ ऐसा? क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ओके, देन देयर इज सरप्राइज। सरप्राइज में आंखें भी बड़ी, मुंह खुला और फोरहेड ऊपर चले जाना। फिर उसने क्या देखा वहां पे? इतना विशाल आकार का बंदर। सो व्हेन यूर एक्सप्रेसिंग दैट, आपको वो सरप्राइज दिखाने के लिए अपनी वॉइस, अपनी शक्ल में सरप्राइज दिखाना जरूरी है। डर, डर में आंखें बड़ी हो रही है क्योंकि आप जिस चीज से डर रहे हो उस चीज को अच्छे से देखना चाह रहे हो। आंखें छोटी नहीं होती डर में, आंखें बड़ी हो जाती है हमेशा डर में। ओके, लेकिन दांत खिंच जाते हैं, बॉडी सिकुड़ जाता है, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ऑल्दो आंखें बड़ी है लेकिन बॉडी सिकुड़ रहा है। आप जिस चीज से डर रहे हो उसको अच्छे से देखना चाहते हो, आपकी सांसें फूलने लगी है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फ्रंट बॉडी को जितना हो सके ढकने की कोशिश करते हो। ऑलराइट, सो ये बता रहा है कि आप डर रहे हो। गुस्सा, दांत खिंच जाना, आंखें छोटी होकर किसी चीज को लेजर आंखों से देखना, लेकिन वो सुपर फोकस के साथ, हाइपर फोकस के साथ देखना, दांतें खींचना। ओके, दांत दबा के, बातों में प्रेशर लाके, ओके, कि आप अटैक करने के लिए रेडी हो। तो दांतों का खिंचना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जानवर जब गुस्सा होता है तो वो अपने दांतों को ही खींचता है। सो चाहे थोड़े हिस्से के लिए हो, थोड़ा सा आपने अपने दांत को दबाया हो या ज्यादा दबाया हो,
दांतों का दबाना एंगर एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दांतों का दबाना, आंखों का छोटा करके उसको बहुत ही एक्सट्रीम फोकस के साथ देखना कि दूसरी चीजों को मैंने हटा दिया है, मेरे अटेंशन से मैंने दूसरी चीजों को हटा दिया है, पूरा फोकस एक जगह पे डाला हुआ है। ओके। एंड डिस्गस्ट, नाक खींचना, छी, नाक खींचना यानी कि गंदा, बकवास, पसंद नहीं आ रहा है मुझे, छी, गंदा। ऑलराइट, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको अब सैटरडे तक पिछले सैटरडे का होमवर्क तो डालना ही है। एक और असाइनमेंट ये है, अपनी जिंदगी की कहानी को हीरोज जर्नी से लिखो। ठीक है, किधर है हीरोज जर्नी? ये रहा, स्लाइड बताते हो ना, टेंशन नॉट। हीरोज जर्नी में पहले अपनी जिंदगी की कोई एक एपिसोड को लिखो। एक छोटा एपिसोड हो सकता है, पूरी जिंदगी की कहानी नहीं, एक छोटा एपिसोड हो सकता है, उसको लिखो और फिर उसके बाद वापस से इस कहानी को नरेट करो, बोलो। ओके। हो सकता है कि इसमें आपको 12 के 12 स्टेप्स मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि 12 स्टेप्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 3 हिस्से में ही आप बता सकते हो। यू नो, कुछ स्टेप्स आप मिस आउट करके भी 3 हिस्सों में बता सकते हो। डिपार्चर, फिर उसके बाद इनिशिएशन, रिटर्न। डिपार्चर, इनिशिएशन, रिटर्न। तो 3 हिस्सों में भी आप इस कहानी को सुना सकते हैं। ऑल राइट, इसी के साथ अब मैं आपके सवाल देखना चाहूंगी, क्या क्या सवाल है आप लोगों के। ओके। अभी तक आप हर बार जुड़ रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या कोई आज सवाल ही नहीं है? आपके सवाल है कि नहीं? कैसा लग रहा है आपको आज का सेशन? मैं देखना चाहूंगी कि आपके सवाल क्या है। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं स्पीच कैसे लिखूं। तो अगर स्पीच लिखना नहीं आ रहा है तो बस एक कहानी सुना दो। ओके, एक कहानी सुना दो, आपका स्पीच अपने आप उस कहानी में घुस जाएगा। स्पीच याद रखने को नहीं हो रहा है, कहानी याद रखना बहुत आसान होता है, तो कहानी सुनाओ। सो इस हफ्ते यू नो मैंने मैं एक जोश टॉक के रिकॉर्डिंग के लिए गई थी और मैंने जोश टॉक की रिकॉर्डिंग में एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले को अपनाया है, जहाँ पे मैंने हीरोज जर्नी कवर करने की कोशिश की है। और हीरोज जर्नी कवर करने के बाद जब मैंने उस स्पीच को हीरोज जर्नी सुना के फिर नरेट किया, उन्हें इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा एक और वीडियो बनाते हैं। सो अगर आप सही से जाएंगे, सही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और कहानी अच्छे से सुनाएंगे, तो आप मुझसे लिखवा के ले लो, लोग आपसे कहानी सुनने के लिए आपको घर से उठा के ले जाएंगे। कहानी सुना पाना एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज ही मैं क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म ओपेनहाइमर का एड देख रही थी और अचानक से मुझे ये महसूस हुआ, एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर नोलन हो या फिर एवाटार के डायरेक्टर कौन है, क्या एवाटार के डायरेक्टर कौन है, मैं भूल गई। ओके, एवाटार के डायरेक्टर हो। ओके, इन सारे लोगों की खासियत ये है कि इन सारे लोगों ने, जेम्स कैमरॉन ने, क्रिस्टोफर नोलन ने, स्टीवन स्पील्सबर्ग ने, इन्होंने अद्भुत कहानियां सुनाई हैं। अद्भुत कहानियां लोगों को सुना के लोगों का दिल जीता हुआ है। इनकी ताकत ही ये है कि ये लोग डिटेल में जाके ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसके साथ लोग रिलेट कर पाते हैं, जिन कैरेक्टर्स के पेन में उनको दर्द होता है, जिन कैरेक्टर्स के रिलीफ और विक्ट्री में उनको खुशी मिलती है। जब इस चीज को वो बार बार एक ही कहानी में मसाले के साथ घुमा फिरा के डाल डाल के बना बना के प्रेजेंट करते हैं, वो अद्भुत कहानियां बनाते हैं। सो अद्भुत कहानी बनाने का यही तरीका है। लेट मी सी, आपके कोई सवाल है कि नहीं? यार मैंने कितना कुछ बोला, आपने अभी तक मुझे सवाल ही नहीं पूछे है, ये सही बात नहीं है। चलो 2 सवाल आए हैं। रोहित अच्छे से सुन रहे हैं तो उन्होंने एक सवाल पूछा है कि
How to identify if someone is using storytelling for negative influencing others. Um, okay, so रोहित 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 देखिए, आप ना जब भी किसी के कुछ कुछ कहे जाने के बाद नेगेटिव फील करते हैं, तो फिर अपने आप को चुपचाप बैठ के अपने केव में जाके देखिए, इसमें एक एक स्टेप है ना, गोइंग इनटू द केव। ओके, अप्रोच द इनर मोस्ट केव। अपने केव में जाके आपको बैठना है। ये वो जोन है जहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं, स्टेप नंबर 7, जहाँ पे हम अकेले बैठते हैं और हम वहां जाके सोचते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे नेगेटिव, मुझे पहले तो मुझे क्या नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे क्या नेगेटिव फील हो रहा है, क्या मुझे डर लग रहा है, किसी फिल्म का एड देख लिया मैंने अभी, ऐसी बहुत सारी फिल्में होती है जिनका एड देख के हम डर जाते हैं, तो वो पॉलिटिकल हो सकती है, वो हॉरर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले सोच, ये जान लेना कि मुझे महसूस क्या हो रहा है। एक बार जब आपने जान लिया कि आपको महसूस क्या हो रहा है, फिर आपको अपने आप से पूछना है कि ये मुझे महसूस क्यों हो रहा है। ओके, अगर अगर मुझे डर लग रहा है, ओके, किसी किसी सिचुएशन से, किसी कैटेगरी ऑफ लोगों से, लेट्स से साइबर क्रिमिनल्स है, उनसे मुझे डर लग रहा है। ओके, तो वो डर मुझे क्यों लग रहा है, मुझे क्यों डर लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त इंटरनेट पे गुजारता हूँ, तो इसे देख के मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये विक्टिम मैं भी हो सकता था, तो इसलिए ये मुझे डर लग रहा है। तो मुझे डर क्यों लग रहा है, ये दूसरा सवाल आपको पूछना है कि मुझे जो भी महसूस हो रहा है मुझे क्यों महसूस हो रहा है। फिर आपने अपने आप को ये पूछना है कि सामने वाले ने मुझे ये महसूस कैसे कराया। एहसास तो मेरे कंट्रोल में होने थे, मेरे एहसास है मेरे कंट्रोल में होने हैं। ओके, मेरा गुस्सा है, मेरा डर है, ओके, मेरा क्रोध है, मेरी घिन है, ओके, मेरा सरप्राइज है, ये तो सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था। उसने कैसे मुझे ये फील करा दिया, क्या उसने उसने ऐसी कहानी मुझे सुनाई जहाँ पे मेरे जैसे लोग प्रॉब्लम में फंस गए, क्या उसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई जहाँ पे मेरी समुदाय के लोग प्रॉब्लम में फंस गए, क्या उसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई जहाँ पे मेरी उम्र के लोग प्रॉब्लम में फंस गए, जहाँ पे मेरे जेंडर के लोग प्रॉब्लम में फंस गए। सो उसने मुझे कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये चुपचाप बैठ के सोचना। आपको सब लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस से बचना चाहते हैं, तो पहले तो खुद कहानी बोलना सीखो, कहानी बनाना सीखो, फिर आपको समझ में आएगा ये कहानी है, कहानी बनाना सीखो। और नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने इनर मोस्ट केव में जाके अपने आप से सवाल करना। बिरंची साहू ने पूछा है, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ हाइट टू सी बिलो। बिरंची जी, हमने अपने पुराने सेशन में कवर किया है, शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। अगर आप हमारे पिछले सैटरडे के सेशन को देखेंगे, उसमें आप देखेंगे हमने कवर किया है शेम अटैकिंग एक्सरसाइज। सो उसमें आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है कि फियर ऑफ हाइट्स किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अपने आप को धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े हाइट्स का एक्सपोजर दे दे के फिर आप अपने डर को निकाल सकते हैं। आपको शायद, अगर हम हीरोज जर्नी से जाएंगे, तो आपको शायद मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर हम हीरोज जर्नी से जाएंगे, आपको दोस्त बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ चीजों से लड़ना पड़ेगा। ओके, आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, इंटरनल जर्नी, या फिर आपको ऐसे लोगों से लड़ना पड़ेगा जो आपसे कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, जो आपके दुश्मन है या आपके एनिमीज है, उनसे लड़ो, एंड देन यू विल जस्ट बी एबल टू स्लोली मेक द जर्नी। ओके, दिलखुश ने कहा है कि मैम सीधा पॉइंट पे आ जाओ। ओके, और मैम ऐसा तो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल पे एप्लीकेबल होगा, अगर हम 2-3 आदमी के बीच में सुनाते हैं तो वो बोलते हैं भाई ज्यादा कहानी मत बनाओ। दिलखुश जी, अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर है, तो लोग आपको सच में चाहेंगे,
आप स्टोरी बोलो, लेकिन अच्छा स्टोरी टेलर होने के लिए आपको स्टोरी बार 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 बोलनी पड़ेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। ओके, जब मैंने स्टोरी टेलिंग पहले सीखी थी तो तब मैं स्टोरी टेलिंग में बहुत डिटेल्स में चली जाती थी और तब तक लोग बोर हो जाते थे और वहां वो निकल के चले जाते थे कि उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो मैंने ये सीखा कि स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले के पास कितना टाइम है। उसके टाइम के बेसिस में मैं रामायण की कहानी को उसे 3 मिनट में समझाऊंगी, 30 मिनट में समझाऊंगी, या 3 घंटे बैठ के उसको डिटेल में जाऊंगी। ओके, सो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है और मैं सीधा पॉइंट पे आ गई हूँ। ओके, अच्छा, नहीं, दिलखुश ने ऐसा कहा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि सीधा पॉइंट पे आओ, मुझे नहीं कह रहे। सॉरी सॉरी, मैं समझ गई हूँ, मैं समझ गई, अब मैं समझ गई। बत्ती जल गई। ऑलराइट, जॉय ने पूछा है हाउ टू चूज द राइट गोल। ऑलराइट जॉय, मुझे लगता है राइट गोल वो गोल है जो आपको ऑलराइट जॉय, मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे दूंगी। मेरे चैनल का नाम है योर सर्वाइवल मॉडल। क्यों चैनल का नाम योर सर्वाइवल मॉडल है? उसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए। टीम मुझे बहुत दिनों से कह रही है, मेरे ख्याल से मैं आलसी हूँ इंसान हूँ। नहीं, मैं आलसी नहीं हूँ। ओके, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बनाया। ओके, सो योर सर्वाइवल मॉडल मैंने चैनल का नाम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी में सबसे बड़ी चीज यही है, सर्वाइवल। सर्वाइवल, जीते रहना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि एक ना एक दिन तो हम मरेंगे ही, तो हमें लंबे से लंबा जीना है। ऐसा जीना है कि हम वेलबींग के साथ जी सके, खुश रहे, क्योंकि हम एक ना एक दिन मरेंगे ही। तो हमें ऐसी जिंदगी जीना है जहां पे हम दूसरों को भी जीने में हेल्प कर रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन हमारे बाद जी पाएगी। ओके, तो ऐसी जिंदगी हमको जीनी है कि हम दूसरों का भी सर्वाइवल बूस्ट करेंगे, तभी जाके हम एक अच्छी जिंदगी जिए। अब जब आप अपना गोल चुन रहे हैं, अगर आप ऐसा गोल चुन रहे हैं जो सिर्फ आपका फायदा करेगा, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में खुश नहीं हो पाएंगे। ओके, सो अफ्रीका में एक कहावत है, अगर कहीं पे जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाओ, लेकिन अगर बहुत दूर तक जाना है तो सबके साथ जाओ। कितनी पावरफुल बात है ये। अगर जल्दी सक्सेसफुल होना है, ओके, तो भाई बहन सबको पीछे छोड़ दो। दोस्त सबको छोड़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट दोस्त पीछे छोड़ने पड़ेंगे, आपके आपके कजिन्स पीछे छोड़ने पड़ेंगे, भाई बहन, पेरेंट्स की एडवाइस को छोड़ देना पड़ेगा, नए मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर जल्दी कहीं पे पहुंचना है तो फिर अकेले जाओ, लेकिन अगर कहीं दूर तक पहुंचना है, ओके, बहुत दूर जाना है, ओके, बहुत बड़ा प्रभाव लाना है, एक यादगार जिंदगी जीना है, तो आपको सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। ओके, तब आपको एक ऐसी जर्नी करनी पड़ेगी जहां पे आप भी बदल रहे हैं, आपके आसपास में आपके लोग भी बदल रहे हैं, फैमिली बदल रही है, सब बदल रहे हैं। आपको श्री राम के तरह डिफिकल्ट चॉइसेस लेना पड़ेगा, जिसके वजह से सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे कुटुंब का, आपके पूरे देश का, आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट का और उसके बाद आने वाले हर जनरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मैं आशा करती हूँ मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। ऑलराइट, एस्पिरेंट जी कहते हैं मैम पुराने वीडियोस कहाँ देख सकेंगे? अरे स्टडी ग्लोस के ऐप पे, सिंपल, स्टडी ग्लोस का ऐप आपने डाउनलोड करना है, वहां पे आपको सब दिखाई देगा। ऑलराइट, क्योंकि आपने ये कोर्स खरीदा है तो आपको स्टडी ग्लोस का ऐप देखना है। ऑलराइट, सौरभ पूछ रहे हाईली सेंसिटिव पर्सन पे कब? सौरभ, पहले ना आपको अपने आप को हाईली सेंसिटिव पर्सन बुलाना बंद करना है। इस लेबल के साथ आपको नहीं जीना है, HSP HSP HSP। ये कोई ये कोई बहुत बड़ा टाइटल या ये नहीं है कि जिसको लेके आपको बहुत अच्छा फील करना है। आप अपने आप को कहेंगे
कि मैं रेजिलिएंट पर्सन हूँ, आई एम अ रेजिलिएंट पर्सन इन मेकिंग। रेजिलिएंट कौन होता है? जो समस्या से बाउंस बैक करता है फास्ट फास्ट, जो समस्या में यू नो चरमरा नहीं जाता। सो आपको अपने आप को कहना है आई एम अ रेजिलिएंट पर्सन इन मेकिंग। सो सौरभ, नो मोर HSP, ये सबसे पहली वाली चीज। अब से आप अपने आप को नहीं HSP बोलेंगे, आप अपने आप को कहेंगे मैं ज्यादा रेजिलिएंट कैसे बनूं। इसकी खोज कीजिए, आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। विकास शर्मा जी पूछते हैं, मैडम हाउ टू मैनेज मल्टीपल गोल्स। हाय विकास जी, मल्टीपल गोल्स मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक समय पे एक ही मेजर गोल हो सकता है, और ये आपको मान लेना होगा। आपको जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं जो कह रहे हैं कि हम फैमिली में नंबर वन है, हम हमारे बच्चों के साथ नंबर वन है, हम ग्रेट पेरेंट है, ग्रेट पार्टनर है, हम फॉरेन हॉलिडेज करने जा रहे हैं, हम पैसे एकदम यू नो ऐसे पहानी की तरह बहा रहे हैं, एंड वी जस्ट हैविंग अ ग्रेट लाइफ, एंड हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग ग्रेट इन आवर लाइफ राइट नाउ। वो लोग झूठ बोल रहे हैं। प्लीज, एक समय पे सिर्फ एक मेजर गोल आप ले सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी आदतें बनाइए। तो आप वन हैबिट एट अ टाइम के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे पढ़ने की हैबिट, ऑलराइट, जैसे अब मुझे पढ़ने की हैबिट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पढ़ने की हैबिट लग गई है। ओके, लेकिन अब मैं फोकस कर रही हूँ एक्सरसाइज करने के हैबिट पे बनाने की, क्योंकि वो मुझे नहीं है, एक्सरसाइज करने की हैबिट मुझे नहीं है। मेडिटेट करने की हैबिट में डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो हैबिट मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या मैं पैसों पे फोकस कर रही हूँ? नॉट रियली, मतलब वो तो आ ही जाते हैं। ओके, इंसान को जीने के लिए कितना ही चाहिए? ज्यादा नहीं, बस रिटायरमेंट ठीक से मैनेज हो जाए, रिटायरमेंट के पैसे आ जाए, ओके। और लाइफ अनप्रडिक्टेबल होती है, तो अच्छे से जियो आज भी, और अच्छे से प्लान करो कल के लिए, सब सेटल हो ही जाता है। सो मैम प्लीज पूरा कमेंट पढ़िए, एस्पिरेंट जी लिखते हैं। तो एस्पिरेंट जी कह रहे हैं ग्रुप में लिंक डाला, ओपन किया, प्राइवेट शो होता है, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो एस्पिरेंट जी, व्हाट आई वुड से इज दैट अपने प्रॉब्लम को आप जरा टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, और टेलीग्राम ग्रुप में टीम फिर आपको कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे अच्छे से हेल्प करेगी। ओके, पर्सनली आपको हेल्प कर देगी इसको कंक्लूड करने के लिए। जॉय लिखते हैं, ओके डॉक्टर, आई कंक्लूड एज आई हैव टू वॉक विथ पब्लिक। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। 9:47 हो गया है, आपने बहुत अच्छा साथ दिया, सीखते रहे, थैंक यू वेरी मच। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहिए। अब हम मिलेंगे सैटरडे को। सैटरडे तक अपने वीडियोस भेज देना, ठीक है? शेम अटैकिंग एक्सरसाइज करना और अपना वीडियो जरूर भेजना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।